हाय क्लास 10 में हो, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ढूंढ रहे हो एक ऐसी वीडियो जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए, या फिर प्रिपरेशन तो कर ली है और चाहते हो कि क्विक तरीके से रैपिड तरीके से तुम्हारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो भाई सारे बुक्स एंड पटाटोस बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही क्विक तरीके से रैपिड तरीके से रिवाइज करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस को। अब ये रिवीजन होने वाली है विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, टेबल्स एंड डायग्राम्स। तो भाई रेडी हो जाओ, खोलो अपनी एनसीईआरटी, क्योंकि हम बहुत ही फास्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस को रिवाइज। हो सकता है किसी को मेरी स्पीड बहुत ज्यादा लगे, तो भाई ऐसे बच्चों के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा स्लो डाउन करके वीडियो को देखें, अदरवाइज नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है, यानी कि ऐसे प्रोसेस जिनकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है, सस्टेन कर पाता है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन प्रोसेसेस की वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। हम चार लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। पहली है हमारी न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा है एक्सक्रीशन। शॉर्ट में बताती हूं, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और फूड को ऑब्टेन करने के बाद उसको यूटिलाइज करता है, वो सब न्यूट्रिशन के प्रोसेस में आ जाता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक सिंपल इंग्लिश का टर्म है, चीजों को इधर से उधर पहुंचाना इस ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में ब्लड की मदद से हम फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। देन आ जाता है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट बन रहा है, उस वेस्ट के रिमूवल की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो अब एक एक करके हम इन सारी प्रोसेसेस को जल्दी से देख लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दो तरीके का हो सकता है। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, एंड जो ऑर्गेनिज्म्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन ऑर्गेनिज्म्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपना खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी को यूज कर रहा है। अगर वो अपना खाना खुद बनाने के लिए यूज कर रहा है लाइट एनर्जी को अगर वो यूज कर रहा है, तो यानी कि वो करेगा फोटोसिंथेसिस। तो जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उस तरीके के न्यूट्रिशन को बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद बनाने वाला, फोटो मतलब लाइट की मदद से खाना खुद बनाने वाला। तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना कौन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन आल्गी भी कहा जाता है। देन हमारे पास आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, बट अपना खाना खुद बनाने के लिए यूज करते हैं कीमो मतलब केमिकल्स को। तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में से डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके, उन केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ऐसा कर पाते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, कुछ अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी फूड के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरीके का हो सकता है, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन होल यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर उसको तोड़ता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, हमारी बॉडी के अंदर जाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको हमारी बॉडी यूज करती है। ऐसा कौन कौन करता है? अगर आपने हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर ये सब टर्म सुने हैं, सब के सब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। तो ह्यूमन है, काउ है, डॉग है, एंड नॉट ओनली दिस, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। दोनों ही क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। देन आ जाता है हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये वो वाले ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो दूसरे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए सड़ी हुई चीजों के ऊपर फीड करते हैं और उनके ऊपर ग्रो करते हैं। मेनली हमारे फंजाई वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जितने भी डिकंपोज होते हैं वो ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड जिसको हम राइजोपस भी बोलते हैं, इस ये सिंगल सेल्ड फंजाई होता है, एंड मशरूम ये भी क्या है, तरीके का फंजाई होता है जो कि हम ऑलरेडी खाते भी हैं, राइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स फूड। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले पैरासाइट्स होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर क्या होते हैं बेटा, डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी बॉडी से उनको मारे बिना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एग्जांपल जैसे कि टेपवर्म, लाइस, लीच एंड कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये एक तरीके का पैरासिटिक प्लांट है। अगर ये प्लांट है तो ये पैरासाइट क्यों है भाई? इसके पास उसका क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर पाता है, फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर पाता, तो इसलिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है बेटा एक वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना पाते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स चार चीजों को यूज करते हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल एंड देन सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं, H2O बेटा वो रूट की मदद से सॉइल से लेते हैं, क्लोरोफिल उनकी लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सनलाइट को सन से लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, उनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट, उनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट जब एब्जॉर्ब होती है बेटा तो हमारी लीव्स के अंदर प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो सनलाइट की वजह से क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा वो सनलाइट जब इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर आके गिरती है तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ये ऑक्सीजन जो है बेटा एटमॉस्फेयर में से बाय प्रोडक्ट निकल जाती है और ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जब ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। जब ये बहुत ज्यादा बन जाता है तो उसके बाद प्लांट इसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड एज यूजुअल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर भी निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इन चार चीजों को यूज करके प्लांट ने हमें फूड दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो कि बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑक्सीजन एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। प्लांट्स बेटा इस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके अलावा बेटा जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, उनको चाहिए बेटा कुछ छोटे-छोटे ऐसे पोर्शन की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाए और ऑक्सीजन बाहर निकल पाए। तो हमारी लीफ के सरफेस पे छोटे-छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जब प्लांट को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो यहीं से अंदर आती है, जब प्लांट को ऑक्सीजन बाहर भेजनी है तो यहीं से बाहर जाती है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो इन छोटे-छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से होती है। मोर ओवर जब पानी इवेपोरेट होकर वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है तो भी बेटा स्टोमेटा की मदद से ही निकलता है। तो ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है बिकॉज़ ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड क्वेश्चन जो होता है जनरली इस बात से रिलेटेड होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, ये जो स्टोमेटा का पोर है बेटा ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है। इस टाइम ये ओपन है, इस टाइम ये क्लोज है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है इसके अराउंड प्रेजेंट इन किडनी बीन शेप सेल्स पे। ये जो राजमहल शेप के सेल्स है बेटा इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। यही डिसाइड करते हैं, यही रेगुलेट करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करता है तो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है देखो बेटा ये फूल गए हैं और स्टोमेटा पोर ओपन हो गया है। जब इन गार्ड सेल्स में से पानी निकल के बाहर चला जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे स्टोमेटा पोर क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से इनकी शेप चेंज हो रही है ड्यू टू वाटर का अंदर जाना, ड्यू टू वाटर का बाहर आना। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन अमीबा। जब हम अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, उसका न्यूट्रिशन कैसे पॉसिबल हो पाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्या खाता है वो, अपने जैसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, हमारा जो अमीबा होता है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसकी बॉडी पे छोटे-छोटे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया की मदद से वो फूड को कैप्चर करता है। फूड जैसे ही कैप्चर होता है उसकी सेल के अंदर एक गोल सा फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल बनने की वजह से क्या होता है, फूड वैक्यूल के अंदर खाने को तोड़ा जाता है, खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। अब जो भी यूजफुल चीजें होती है फूड में उस फूड से मिलती है जो बेटा वो साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती है, एंड जो भी नॉन यूजफुल चीजें थी, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो उसको क्या करता है बेटा रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है। सो दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन अमीबा अकर्स। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से। तो ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है बेटा न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल अमीबा की तरह ही होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। पहले वो खाने को खाते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उसको तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं,
नॉन यूजफुल चीज होती है, फिर उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब ये प्रोसेस होती है कैसे है, जल्दी से एक बार फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम खाना खाते हैं माउथ की मदद से। माउथ के अंदर टीथ है जो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में, च्यू करने में, तोड़ने में मदद करते हैं। टंग की मदद से खाने को टेस्ट कर पाते हैं। एंड उसके अलावा हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवी ग्लैंड। सलाइवी ग्लैंड से निकलता है कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसका नाम होता है सलाइवा। सलाइवा जो पानी जैसा सब्सटेंस है बेटा, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवी अमाइलेज, इसको टाइलिन भी बोला जाता है। हमारे खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद बेटा खाना हमारे माउथ से हमारे फूड पाइप में जाता है जिसको ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस की जो मसल्स होती है वो कांस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती है, जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ पुश होकर चला जाता है। इन मूवमेंट को, ये जो मसल्स की मूवमेंट होती है, इनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। खाना पुश होकर हमारे स्टमक में गया, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन की मदद से जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, बट प्रोटीन तभी डाइजेस्ट हो पाएगा जब पेप्सिन एक्टिवेट होगा। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए और वो एसिडिक पीएच मिलता है बिकॉज़ ऑफ द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारी इनर वॉल को डैमेज कर सकता है, उस डैमेज से बचाने के लिए प्रेजेंट होता है म्यूकस जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। देन जो भी खाना होता है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फ्रेंड्स हैं, एक है लिवर, एक है पेनक्रिया। लिवर में से बनता है बाइल जूस, बाइल जूस बन गया लिवर के अंदर, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये बाइल जूस क्या करता है बेटा, जो भी फैट्स हैं उनका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े-बड़े जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं फैट, उनको छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। मोर बेटा HCl की वजह से खाना एसिडिक हो गया था, उसको अल्कलाइन, उसको बेसिक कर देता है। उसके अलावा बेटा सेकंड फ्रेंड है पेनक्रिया। हां, पेनक्रिया देख रहा है कि वाओ लिवर में इतनी सारी हेल्प कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं भी हेल्प करता हूं। पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसके अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वहां पे लाइपेज होता है जो इमल्सिफाइड फैट्स को और ब्रेक डाउन करता है और तोड़ता है। अब लिवर और पेनक्रिया ने बहुत हेल्प करी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर में कहता है कि चलो जो भी बचा कुछ काम है वो मैं खुद पूरा करूंगा। जो पूरी की पूरी फाइनल डाइजेशन होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की मदद से जो भी फूड है हमारा वो पूरा कंप्लीटली फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। मोर ओवर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे-छोटे थिंग लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जैसे ही बेटा हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया अब वो हमारी विलाई के अंदर जाता है। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है और वो ब्लड उस फूड को पूरी पूरी बॉडी तक ले जाता है। उसके अलावा बेटा क्या होगा, जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारी बॉडी के कितना डाबा बाहर निकलो, तो हम उसको क्या करते हैं, एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। बट ये एकदम से नहीं होता। अब ये जो वेस्ट बना है पहले इकट्ठा होता है, स्टोर होता है रेक्टम में, एंड फिर जब हमको लगता है कि अब हम इसको बाहर निकाल देना चाहिए तो फिर हम उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। एंड इस प्रोसेस को प्लीज नोट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। जो भी खाना बेटा अनडाइजेस्टेड रह गया आपकी बॉडी में, अनएब्सॉर्ब रह गया, जब आप उसको बाहर निकालते हो उस प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन नहीं बोलते। तो मॉर्निंग बिजनेस मतलब ईजेशन, एक्सक्रीशन तो नहीं। एक्सक्रीशन क्या है आगे डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की। दोनों ही प्रोसेस काफी फेमस है, काफी ज्यादा रिलेटेबल है। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, ये जो मैंने ब्रीदिंग करी, इनहेल किया, एक्सहेल किया, ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन कुछ और है। जब हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद लंग्स में गई, लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन सेल के पास गई। सेल में क्या होगा बेटा, इस ऑक्सीजन को यूज करके हमारा सेल क्या करेगा, फूड को और तोड़ेगा और फूड को तोड़ के एनर्जी बनाएगा। अब जब हमारा सेल बेटा फूड को तोड़ के एनर्जी बनाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, राइट। तो ब्रीदिंग मतलब इनहेल एक्सहेल करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ब्रीदिंग। बट जब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं तो वो हो गया रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग की प्रोसेस हमारे लंग्स में हो रही है, इनहेल एक्सहेल लंग्स की मदद से हो रहा है, बट फूड को तोड़ के एनर्जी बनाने की प्रोसेस हमारे सभी सेल्स के अंदर हो रही है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं बनती, बट जब फूड को तोड़ते हैं तो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में तीन टाइप की पढ़नी है बेटा, जो कि है हमारी सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर एनारोबिक की टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट अगर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं और ऐसा करने के लिए हम कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब दो तरीके की फर्मेंटेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे क्या बन रहा है। अगर उस फर्मेंटेशन में अल्कोहल बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर उस फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यानी कि कैसी रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एंड कन्वर्ट किया जाता है पाइरूवेट में। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, तो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट के साथ थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है। अब जैसे ही पाइरूवेट देखता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाग जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पाइरूवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ये रिएक्शन तभी हो पाता है जब सेल के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो। बट अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ईस्ट का। ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होती, ईस्ट के सेल के पास जब ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कौन सी वाली, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखो बेटा, इसके सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म में पड़ा पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया, एंड क्योंकि वहां पे सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ये पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में ही पड़ा इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, क्योंकि यहां पे अल्कोहल बना है तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। सेकंड केस देखते हैं बेटा, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ये कहां होता है बेटा, हमारी बॉडी के ही मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जब हमारी बॉडी सेल्स को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मिल रही है बट उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, तो बेटा हमारे सेल के अंदर, कौन से सेल के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया। पाइरूवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल रही, तो ये पाइरूवेट क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। क्योंकि लैक्टिक एसिड बना है इसलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि यहां पे इथेनॉल बना है तो जो कि अल्कोहल है इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये तीनों ही क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। यहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि यहां पे कंप्लीट तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी बनती है, यहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसलिए कम एनर्जी बनती है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी तो बनी रही है, बट यहां पे बेटा CO2 और इथेनॉल बन रहा है इसमें, और मसल सेल्स के अंदर बन रहा है लैक्टिक एसिड। अब रेस्पिरेशन की बात हो गई, थोड़ी ब्रीदिंग की बात कर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं, यस, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां जाती है, ऑक्सीजन कहां जाती है भाई, जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन सबसे पहले बेटा हमारी नॉस्ट्रिल की मदद से नेसल पैसेज में जाती है, नेसल पैसेज से फेरिंक्स में जाती है, फेरिंक्स से लारिंक्स, लारिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, फिर ट्रेकिया में जो कि हमारा क्या है, हमारा विंड पाइप है, फिर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट है, उनके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहां से बेटा ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई, ये ब्लड हमारे सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा देगा। अब ब्लड के अंदर एट द सेम टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो जब ये हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है तो बदले में ब्लड हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में डाल देता है। एल्वियोलाई ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स को दे देता है, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई को, देन ट्रेकिया, देन लारिंक्स, देन फेरिंक्स, देन नेसल पैसेज एंड देन नॉस्ट्रिल, और फिर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करके बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले इनहेल करते हैं, इनहेल करने पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई और एक्सहेल करने पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी यहां की मसल होती है, इसका नाम होता है डायफ्राम, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है, सॉरी ऊपर की तरफ आती है और डोम शेप हो जाती है। जब इनहेल करते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है, जब एक्सहेल करते हैं तो डोम शेप हो जाती है। डायफ्राम जो है बेटा, डायफ्राम जो है बेटा यहां पे प्रेजेंट एक मसल होती है, उसकी बात कर रहे हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर हमारी बॉडी में जाती है, जब एक्सहेल करते हैं तो बाहर हम उसको रिलीज करते हैं। इसके अलावा बेटा प्लीज 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 मेक श्योर जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की तो फिशेस के अंदर, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिल्स की मदद से ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, उनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो हमसे ज्यादा होता है, फास्टर होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है, इसलिए वो 1 मिनट में जल्दी 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 सांस लेते हैं।
राइट। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ द ब्लड। ब्लड के अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड हार्मोन्स। हमारे रेड ब्लड सेल्स जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वो हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी है, वो एंटीबॉडी बना के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स जो होती है बेटा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अदर देन दिस बेटा लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स आल्सो। जिन ट्यूब्स के अंदर, जिन नालियों के अंदर, नलियों के अंदर, सॉरी ना, जिन ट्यूब्स के अंदर बेटा हमारा ब्लड बहता है ना, हमारा ब्लड बहता है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तीन तरीके की हो सकती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है बेटा? वो ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करती है बेटा? ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। तो आर्टरी ब्लड को दूर लेके जा रही है हार्ट से, वेन लेके जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरी बेटा बहुत ही पतली पतली होती है, हमारे बिल्कुल टिश्यूज लेवल पे जाके बहुत ही पतली पतली होती है, ठीक है, और ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करती है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें काफी भारी मात्रा होती है ऑक्सीजन की। वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका मतलब ये अगर इससे कंपेयर करें, इस ब्लड से कंपेयर करें अगर इसको, तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया। कैपिलरीज के अंदर बेटा आपको एक्सचेंज हो रहा है तो मिक्स टाइप ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर हाई है, इसमें लो है, इसमें मीडियम है। आर्टरीज की जो वॉल होती है, जो दीवारें होती है, काफी थिक होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है ब्लड का, उसको झेलने के लिए जो ब्लड, उसको उस ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए मसल्स की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है। वेन्स में ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई नहीं है तो पतली होती है और नॉन इलास्टिक होती है, और ये तो बहुत ही थिन होती है। क्वेश्चन भी बनता है कौन सी ब्लड वेसल बहुत थिन होती है, तो ये वाली होती है। उसके अलावा बेटा हमारी आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल नहीं प्रेजेंट होते, वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे भी क्या है बेटा? एब्सेंट है ना। व्हाट डू आई मीन बाय वॉल्स? वॉल्स होते हैं बेटा हमारे ब्लड के बैक फ्लो से बचाते हैं, तो ब्लड जा रहा है वापस ना आ जाए, तो उसको प्रिवेंट करता है वॉल। वॉल हमारी वेन्स में और हमारे हार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दो एक्सेप्शन है बेटा, वैसे तो सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, वो एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वैसे ही वेन्स, सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी में आयोटा है, सबसे बड़ी वेन वेना कवा है। चलिए अब इसी के साथ बेटा चलते हैं हमारे हार्ट के टॉपिक पे। जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना होता है, फिस्क साइज जितना होता है। हमारे हार्ट के अंदर चार कमरे हैं, चार चेंबर है। ऊपर वाले कमरे को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले कमरे को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला लेफ्ट साइड का कमरा लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला राइट साइड का कमरा राइट एट्रियम। वैसे ही बेटा नीचे वाला लेफ्ट साइड का कमरा लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाला राइट साइड का कमरा राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब ये राइट और लेफ्ट का क्या पंगा है भाई? भाई जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है वो अपना अलग-अलग काम करते हैं। लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है और राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं आता, यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं आता, और ये इंश्योर करता है बेटा बीच में प्रेजेंट एक वॉल जिसका नाम होता है सेप्टम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, डिवाइडिंग वॉल, राइट। चलिए अब यहाँ पे ब्लड का जो आना जाना है वो किस प्रकार होता है समझते हैं। तो बेटा जब हम सांस लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी जल्दी हमें रिवाइज करना है। तो बेटा जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? यस, सबसे पहले क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जाती है, लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। अब जैसे ही ब्लड में जाती है, हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीजन से भरपूर। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई है। अब लंग्स सोचते हैं कि भाई इतने सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैं क्या करूंगा, चलो इसको हार्ट के पास भेज देते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं बेटा? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन की मदद से, वेन मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन की मदद से हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास भेज देते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम के पास जैसे ही ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम पूरा पूरा भर जाता है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा पूरा भर गया। अब हम नहीं चाहते कि वापस जाए, इसीलिए देखो यहाँ पे बेटा वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड दिया किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा को ये ऑक्सीजन वाला ब्लड दे देता है। आयोटा इसको सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। बॉडी पार्ट्स की बल्ले बल्ले हो गई, ऑक्सीजन मिल गई, बदले में बॉडी ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है ब्लड में, ब्लड कैसा हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कौन लेके जाएगा? वेन, जो कि वेना कवा है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कवा वाली वेन हमारे राइट एट्रियम के पास लेके जाती है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दे देता है। राइट वेंट्रिकल कहता है मैं क्या करूं इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड का, चलो लंग्स को दे देते हैं। तो राइट वेंट्रिकल इस वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है लंग्स के पास, और लंग्स के पास जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंचता है तो लंग्स बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करके निकाल देते हैं। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आता है जो कि है हमारा सर्कुलेशन का। आपने यहाँ पे देखा बेटा, यहाँ पे जब हमारी बॉडी में यहाँ से ब्लड शुरू हुआ तो सबसे पहले तो बेटा वो एक बार यहाँ पे क्या हुआ? हमारे हार्ट के अंदर गया, यहाँ से चला, एक बार यहाँ पे गया, फिर वापस आया, फिर एक बार यहाँ पे गया, और फिर दोबारा लंग्स में गया। तो अपनी एक साइकिल पूरा करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर दो बार ब्लड एंटर हुआ, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर दो बार ब्लड गया, इसलिए इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, राइट। वैसे ही बेटा हम देखें कौन से ऑर्गेनिज्म डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं। डबल सर्कुलेशन कंप्लीट तरीके से देखा जाए तो दो कैटेगरी के एनिमल्स दिखाते हैं, एक होते हैं हमारे बर्ड्स और एक होते हैं मैमल्स। मैमल्स एंड बर्ड्स के दोनों के हार्ट के अंदर चार चेंबर प्रेजेंट होते हैं और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि इनका ब्लड कभी भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, कभी मिक्स नहीं होता, ठीक है। चलिए बट हमारे पास दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके हार्ट के अंदर केवल एक ही बार क्या होता है? ब्लड जाता है। ऐसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये देखने को मिलता है फिशेस के अंदर जिनके हार्ट के अंदर केवल दो चेंबर होते हैं। इसके अलावा बेटा हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें, इनके हार्ट के अंदर तीन चेंबर होते हैं, एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके हार्ट में चार चेंबर होते हैं। वापस आते हैं बेटा, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, यानी कि ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अब ये क्या है भाई? कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड क्या है? जो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हैं, बाहर कुछ भी टेंपरेचर अपनी बॉडी का टेंपरेचर सेम रखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, बाहर बर्फ पड़े, आग लगे, जल जाए, कुछ भी हो जाए, बॉडी का टेंपरेचर 37 है, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स में बेटा ह्यूमन बीइंग्स आ गई, व्हेल आ गया, बैट आ गया, डॉग, कैट, माउस, हाथी, है ना, हॉर्स, जिराफ, ठीक है, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला सब आ गया, ठीक है। और बेटा इसके अलावा अगर हम बात करें फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, अपना बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन नहीं करते, बाहर टेंपरेचर बढ़ेगा, इनकी बॉडी का बढ़ जाएगा, बाहर गिरेगा तो इनका बॉडी का गिर जाएगा, राइट। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ही रहे हैं तो इसके अलावा बेटा ब्लड के अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक और लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। उस फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ। लिम्फ कोई अलग से चीज नहीं होती बेटा, हमारा ही ब्लड है बॉडी का, उस ब्लड में से कुछ सामान लीक हो गया, प्लाज्मा लीक हो गया, प्लाज्मा के साथ कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स लीक हो गए, टिश्यू के आसपास इकट्ठे हो गए। अब इस फ्लूइड को एक नाम दे दिया गया जिसको हमने बोला लिम्फ। तो लिम्फ बेटा ब्लड के लीकेज की वजह से बनता है, एंड क्योंकि जब ये टिश्यूज के आसपास इकट्ठा हो जाता है तो उसको टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोल दिया जाता है। लिम्फ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर काफी सारे लिम्फोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, बट इसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये रेड कलर का नहीं होता, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से मदद करता है, हमें इम्यूनिटी देता है, जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। चलिए बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात
बोलिए हाउ कैन वी इवन फॉरगेट अबाउट प्लांट्स? जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, वैसे प्लांट्स के अंदर भी एक मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये वैस्कुलर सिस्टम मिलकर बना होता है दो टाइप के टिश्यूज, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो होता है बेटा ये वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जब जाइलम की मदद से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। वैसे ही फूड के ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को फ्लोएम फुलफिल करता है, फ्लोएम परफॉर्म करता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एसेंट ऑफ सैप वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी एनर्जी यूज नहीं करता प्लांट, फ्री में, ठीक है। बट फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए, यानी कि एटीपी प्लांट यूज करता है। मोरओवर हमारा जो जाइलम है बेटा वो वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कर तो देता है बट ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जाता है। बट जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, फ्लोएम फूड को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में लेकर जाता है। यहां पे फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। जो जाइलम है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये सिर्फ अपर डायरेक्शन में लेके जाता है, ये दोनों अपर डाउनवर्ड दोनों में लेके जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइलम जो है बेटा एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज नहीं कर रहा बट ये कुछ फिजिकल फोर्सेस यूज करता है जैसे कि ट्रांसलेशनल पुल और रूट प्रेशर, जिसकी मदद से क्या होता है वाटर एंड मिनरल ऊपर की तरफ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। बट अगर हम बात करें फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, वहां पे सिंपली प्लांट एटीपी की मदद से एनर्जी की मदद से फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो ट्रांसलेशनल पुल है वो दिन के टाइम पे ज्यादा लगता है, रात के टाइम पे कम, और जो रूट प्रेशर है वो रात के टाइम पे ज्यादा लगता है, दिन के टाइम पे कम, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस रात को कैसे होगी, दिन के टाइम पे होती है ना, वाटर इवेपोरेट हो गया तो सन की प्रेजेंस में होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं बेटा अपनी आखिरी लाइफ प्रोसेस पे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता एक्सक्रीशन क्या है। देखो बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये रिएक्शन कहां होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। अब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलेगा, कुछ नॉन यूजफुल चीजें भी बन जाती हैं कई बार। तो वो नॉन यूजफुल चीजें हमारा सेल अपने पास नहीं रखता। हमारा सेल उस नॉन यूजफुल चीज को बाहर निकाल देता है, ब्लड के अंदर डाल देता है। अब ब्लड को हम गंदा थोड़ी रखेंगे, वेस्ट थोड़ी इकट्ठा करेंगे वहां पे। तो हमारे ब्लड के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? इस वेस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। अब जब हमारे ब्लड को जब हम फिल्टर करके वेस्ट को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज मोर रिलेटेड टू द यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बन रहा है ये क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हमको बहुत सारा वेस्ट मिला, उस ब्लड को हमने फिल्टर किया। अब जब हमने उसको फिल्टर किया तो यूरिन बना। तो यूरिन बेसिकली हमारे ब्लड को फिल्टर करने पे बनता है एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब एक्सक्रीशन के दौरान हम वेस्ट को निकाल रहे हैं। वेस्ट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? बहुत सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, यानी कि उस वेस्ट के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, बहुत सारे वेस्ट होते हैं। उसके अलावा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर है, मिनरल सॉल्ट है, इवन जो स्वेटिंग होगी बेटा ये भी एक तरीके का क्या है? वेस्ट नॉर्मली तो है, ठीक है। अब ये पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास दो किडनियां होती हैं जी, है ना, राजमन सी शेप की होती हैं। ये दोनों किडनी हमारी बॉडी कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल आगे नहीं बैठी हैं जी, थोड़ा सा पीछे की तरफ होती हैं। इसके अलावा बेटा अगर बात करें किडनी की, तो किडनी का काम होता है यूरिन बनाने का। यूरिन हमारी किडनी के अंदर बन गया, उसको किडनी से लेके एक थैले के अंदर लेके जाता है बेटा, ये दो ट्यूब्स जिनका नाम होता है यूरेटर। यूरिन बना, ये ट्यूब लेके जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करके रखेगा और फिर जब तुमको लगेगा कि अब हम इसको बाहर रिमूव करना चाहिए तो यहाँ पे छोटी सी ट्यूब होती है जिसका नाम होता है यूरेटर, जिसकी मदद से उसको रिमूव कर देते हैं। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा हमारी बॉडी का। ये हमारी बॉडी से क्या नाइट्रोजन और दूसरे वेस्ट को रिमूव करने में मदद कर रही है, हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रही है, टॉक्सिक केमिकल्स निकाल रही है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर पीएच मेंटेन कर रही है। अब इतना सब कुछ कर रही है किसकी मदद से? हमारी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ छोटे-छोटे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं बेटा इनको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। तो ये है बेटा वो मेन पार्ट जो क्या कर रहा है, जो कि रिस्पांसिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब ये देख के तो मैम डर लगने लगता है, क्या है भाई? देखो बेटा आप क्या करो, इस नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो ये येलो वाला पार्ट और ये जो रंग-बिरंगी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं आपको रेड ब्लू कलर की वो। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे इस येलो वाले पार्ट की बात करना चाहती हूँ। ये जो येलो वाला पार्ट है ना इसको यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का होता है बेटा, ये कप जैसा पार्ट है ना, ये जो कप जैसा पार्ट है इसको बोमेस कैप्सूल बोलते हैं। इसके पीछे लंबी सी पूंछ होती है, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये जो ट्यूब है इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब बेटा इस कप जैसे पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज का बेटा यहाँ पे इस तरीके से गुच्छा होता है और ये ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से हमारे नेफ्रॉन के आसपास लिपटी हुई होती है, जो कि आपको इस तरीके से डायग्राम में दिख रही है, राइट? तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इस नेफ्रॉन का काम क्या है? यूरिन बनाना। अब यूरिन कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड फिल्टर होता है और यहाँ से चला जाता है साफ होके, और जो भी वेस्ट होता है बेटा इस बोमेस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। मैम यूरिन बन गया? अरे नहीं भाई यूरिन नहीं बना, ये जो वेस्ट इकट्ठा यहाँ पे हो गया बेटा इसको यूरिन नहीं, इसको बोलते हैं हम इनिशियल फिल्ट्रेट। अब ये इनिशियल फिल्ट्रेट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब यहाँ से बेटा ब्लड वेसल को याद आता है कि अरे यार बहुत सारा वेस्ट फालतू में निकाल दिया, वापस बुला लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है, बहुत सारी चीजों को क्या होता है बेटा ब्लड वेसल वापस बुला लेती है ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड के अंदर इसको वापस बुलाया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अब क्या था बेटा, चीजें इंपॉर्टेंट चीजों को वापस बुला लिया, अभी वापस बाहर निकल रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड वेसल को दोबारा याद आता है कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा वेस्ट रह गया, अभी तो मुझे और भी चीजें क्या करनी है, यूरिन के अंदर डालनी है। तो यहाँ पे बेटा कुछ नॉन यूजफुल चीजें जो होती हैं हमारे ब्लड से निकल के दोबारा से नेफ्रॉन के अंदर जाती है एंड फाइनली जब तीनों स्टेप हो जाते हैं तो यूरिन बन चुका है। यूरिन को बेटा कलेक्टिंग डक्ट ले लेती है, कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर को दे देती है, यूरेटर हमारा यूरिनरी ब्लैडर को दे देता है, यूरिनरी ब्लैडर उसको इकट्ठा करता है। फिर हम कहते हैं हम तो वॉशरूम जाना है, बाहर निकालना है इसको, तो हम उसको फिर क्या करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन, मतलब यूरिन पास आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है यूरिन फॉर्मेशन के। पहला स्टेप ग्लोमेरुलस के अंदर हमने क्या करी, फिल्ट्रेशन करी। ये जो बेटा जो गुच्छा है, ये जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ब्लड आया, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर हुआ, तो पहला स्टेप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या था, चीजें यहाँ पे चली गई थी, कुछ सेलेक्टेड चीजों को रीअब्जॉर्ब कर लिया, वापस बुला लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब यहाँ पे बेटा हमारा यूरिन बन रहा है तो ब्लड में से कुछ चीजें सिक्रीट होकर इसमें आ गई और फाइनली यूरिन बन गया एंड उसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी तो कुछ रिमूव करेंगे, उनके पास भी वेस्ट बनेगा। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, जो भी वेस्ट बना, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या था बेटा, ऑक्सीजन वेस्ट था, तो वो क्या करते हैं बेटा अपने स्टोमेटा की मदद से उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके अलावा बेटा जो एक्सेस वाटर है वो भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। जो पुरानी लीव्स हैं, बार्क ऑफ द ट्री है वो झड़ जाती है, सारा शेड हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है बेटा, उनके वैक्यूल्स के अंदर पुराना सब्सटेंस क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। आपने कुछ इस तरीके के सब्सटेंस निकलते देखे होंगे प्लांट में से, प्लांट्स का वेस्ट होता है। तो इस तरीके की चीजें प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, लेटेक्स, रेजिन, गम्स, ये सब प्लांट्स क्या करते हैं अपने ओल्ड जाइलम्स में स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा हमारे प्लांट्स होते हैं बेटा सोइल के अंदर अपने रूट्स की मदद से वेस्ट निकाल देते हैं। और इसी के साथ हमने क्या कर लिया, फटाफट से हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस हमने कर लिया रिवाइज। आई होप आप सभी को ये चैप्टर का रिवीजन पूरी तरीके से अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज ड्रॉप सम फंस इन द कमेंट। बाय बुकीज एंड पोटैटोस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं बायोलॉजी में इंटरनेट एजुकेटर एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम रैपिड तरीके से रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। ये जो चैप्टर है बेटा, दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट वेट मैम, ये तो बता दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो कुछ तो ऐसा होता होगा जो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कुछ तो होगा जो आपस में उनको कोऑर्डिनेट करने में मदद करता होगा। मैम समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूं बेटा क्यों नहीं समझ आ रहा, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल बेटा आपको मैं बोलूं कि आपको एक रोड क्रॉस करना है, तो रोड क्रॉस करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। अब यहां पे सब अलग-अलग जवाब देंगे, कोई बोलेगा मैम दिमाग की जरूरत है, ब्रेन की जरूरत है, कोई कहेगा मैम आइस की जरूरत है, क्योंकि आंखों से देखेंगे तभी तो पता चलेगा।
कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी बाइक आ रही है, कब रुकना है, कब नहीं रुकना। कोई कहेगा नहीं मैम कान की भी बहुत जरूरत है, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, नहीं बजा रहा, इस सबका सेंस भी तो हमें होना चाहिए ना, राइट। अब कोई कहेगा मैम सबसे जरूरी तो मैम पाँव की जरूरत है, पैर होने चाहिए, लेग्स होंगी चलोगे तभी तो होगा। मैम लेग्स में मसल होनी जरूरी है क्योंकि मसल्स की वजह से मूवमेंट होती है। ओ माय गॉड, इतना सब कुछ जरूरी है। एक सिंगल एक्टिविटी, एक रोड को क्रॉस करने के लिए कितना जरूरी है हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स का एक साथ काम करना। तुमने रेड ग्रीन सिग्नल को देखा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में गई, तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन है कि रेड होती है, रेड लाइट तो क्या करना होता है, ग्रीन होती है तो क्या करना होता है, तो तुम्हारे ब्रेन की भी जरूरत है, तुम्हें आईज की भी जरूरत है, तुम्हें ईयर की भी जरूरत है, तुम्हें लेग्स की भी जरूरत है ना। हो सकता है किसी गाड़ी को रोकना हो तो तुम्हें हाथ की भी जरूरत पड़ेगी ऐसे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जब आपकी बॉडी में हो रहा होता है तो उस टाइम पे केवल एक अकेला ब्रेन सारे काम नहीं करता, ब्रेन के साथ मिलजुल के सब कोऑर्डिनेट करके आपसे सारा काम कराते हैं। तो इसी चैप्टर में हम यही डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अब बेटा ये जो चैप्टर है इसको हम माइंड मैप के बेसिस पे, मतलब माइंड मैप मतलब टेबल्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स एंड उसकी हेल्प से समझने वाले हैं, राइट। अब मैंने क्या कहा, ये जो चैप्टर है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है ये कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर होता है तो कैसे होता है। तो आधा चैप्टर एनिमल्स के बारे में बात करता है, मेजरली एनिमल्स में डिस्कस करा जाता है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में भी हम बात करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पाता है बिकॉज़ ऑफ द टू सिस्टम्स। हर काम के लिए कोई ना कोई सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट है। देखो बेटा डाइजेशन होता था, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, सांस लेते थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन करते थे सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सो ऑन बहुत सारे सिस्टम है जहां पे हर सिस्टम कोई ना कोई काम करता है। तो वैसे ही भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने का काम हमारी बॉडी के अंदर होता है नर्वस सिस्टम का एंड एंडोक्राइन सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ही हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं। वैसे ही जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है बिकॉज़ ऑफ द मूवमेंट्स। ये दो तरीके की होती है, नास्टिक मूवमेंट्स एंड टॉपिक मूवमेंट्स, आगे डिस्कस करेंगे। एंड प्लांट हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जो अलग-अलग एक्टिविटी अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा नर्वस सिस्टम से। देखो बेटा जैसे मैंने कहा हर काम के लिए कोई ना कोई सिस्टम है और सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, सिस्टम मिलकर बना होता है अलग-अलग पार्ट से, अलग-अलग ऑर्गन से। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताओ तो आप बोलेंगे माउथ है, फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अलग-अलग पार्ट्स का नाम लोगे। वैसे बेटा हमारे नर्वस सिस्टम के भी क्या होते हैं, अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेटा शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस भी कह दिया जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज सीएनएस, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस कह दिया जाता है। सीएनएस के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, भगवान ने दिया है भाई सबको, इस्तेमाल कोई करता है वो अलग बात है, राइट। एंड उसके अलावा होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। देखो बेटा स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकबोन। प्लीज हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया करके, है ना, ये अफवाह ना फैलाएं कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन सेम होती है, बिकॉज़ सेम नहीं होती। तो मैम वर्टिकल कॉलम, अरे नहीं भाई वर्टिकल कॉलम और बैकबोन एक बात है, स्पाइनल कॉर्ड इज समथिंग एल्स। जब हम देखते हैं बेटा ये डायग्राम तो दिस इज ब्रेन, ब्रेन से एक लंबी सी पूंछ निकल रही है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम ब्रेन का ही एक्सटेंशन कहते हैं, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेटा हमारे बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जैसे पेन के अंदर एक रिफिल होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारी बैकबोन हमारी वर्टिकल कॉलम के बीचों बीच अंदर रिफिल की तरह स्पाइनल कॉर्ड होती है और बेसिकली बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है मैम, बेटा हमारी बॉडी में इधर से जो भी सिग्नल जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम है, किसका, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। तो यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, देन ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड इधर पहुंचाएगा। मैम कुछ तो होता होगा जो इंफॉर्मेशन को इधर लेके जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे पांव में बेटा कांटा चुभ जाए मान लो, है ना, तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक कौन लेके जाएगा। तो बेटा इस काम के लिए कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। अब जब बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में बनती है नर्व्स। जिस प्रकार बेटा आपकी बॉडी के अंदर ढेर सारी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड बहता है, वैसे ही बेटा आपकी बॉडी में नर्व्स हैं। नर्व्स का काम है बेटा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो बेटा यहां पे कांटा चुभेगा तो यहां से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी बेटा, नर्व्स के पास, नर्व्स लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएगा ब्रेन के पास। तो हमारी पूरी बॉडी में, हाथ में, पांव में, हर जगह पूरी बॉडी में क्या है बेटा, बहुत सारी नर्व्स होती हैं और इन नर्व्स से ही क्या होता है बेटा, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है। तो अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो आपको बेटा ये क्या दिख रहा होगा बेटा, व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया बेटा, दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो ब्लू आपको ये सब दिख रही है बेटा हमारी बॉडी के अंदर पूरा नेटवर्क है नर्व्स का। अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की नर्व्स होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। फटाफट से इस डायग्राम पे आओ, देखो बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ नर्व्स जो है बेटा डायरेक्टली हमारे ब्रेन से क्या है अटैच्ड है। इन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। उसके अलावा आपको दिखेगा बेटा, अगर मैं बोलूं ये स्पाइनल कॉर्ड है तो आप देखोगे बेटा स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, कुछ हमारी नर्व्स क्या है अटैच्ड है। तो जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती है वो हो गई स्पाइनल नर्व्स, वो हो गई स्पाइनल नर्व्स, और जो हमारी ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड होती है वो होती है क्रेनियल नर्व्स। तो मैंने कहा देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सारी की सारी नर्व्स का एक ही काम होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां से इंफॉर्मेशन यहां और यहां से इंफॉर्मेशन यहां, तो इंफॉर्मेशन यहां तक लेके जानी है दो नर्व्स और यहां से यहां लेके जानी है तो दो नर्व्स का काम है, दो तरीके की होती है। अब जैसा कि मैंने बेटा आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि इन नर्व्स को अगर हम खोल खोल के देखेंगे ना, अगर हम ये जानना चाहें कि इन नर्व्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इन नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स। तो नर्व्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स व्हिच आर न्यूरॉन्स। इसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट यहां पे कुछ की टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने में और भी ज्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि क्या है बेटा छोटी-छोटी चीजें हैं जो एनसीईआरटी हमें लिख के तो दे देती है बट एक्सप्लेन नहीं करती। वेरी बैड एनसीईआरटी, तुम्हें पाप लगेगा। कोई नहीं, हम आपको बचा लेंगे। देखो बेटा जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर, रिस्पांस। क्या है बेटा स्टिमुलस को बेटा बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना है, तो मैं बोलूंगी बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी सेंस कर सकती है वो चीज आपकी बॉडी के लिए क्या है, स्टिमुलस है। तुम क्या सेंस कर सकते हो मैम, साउंड को सेंस कर सकते हैं, हम स्मेल को सेंस कर सकते हैं, लाइट को सेंस कर सकते हैं, पेन को सेंस कर सकते हैं, है ना, कम ज्यादा दर्द हो रहा है ना, हम काहे को मार रहे हैं खुद को, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी सेंस कर सकती है वो आपकी बॉडी के लिए क्या है भाई, वो आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस है। जैसे कि टेस्ट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, ये सब चीज आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हम सेंस कर सकते हैं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है बेटा, आप लाइट को कैसे सेंस करते हैं, आईज की मदद से, साउंड को कैसे सेंस करते हैं, ईयर की मदद से। ऐसा क्या है भाई, इस कान के अंदर ऐसा क्या है जिसकी मदद से आपको साउंड का पता चल जाता है ना, टंग में ऐसा क्या है जिसकी मदद से आपको टेस्ट का पता चल जाता है कि ये चीज मीठी है, ये चीज तीखी है, ये चीज कड़वी है, ये चीज खट्टी है, कैसे पता चलता है मैम, कुछ तो होगा मैम, क्या है बेटा, वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ऐसे स्पेशल सेल्स, टिश्यूज या कुछ भी ऐसी स्पेशल चीज है बेटा जो आपको किसी भी स्टिमुलस को सेंस करने में मदद करती है। हमारी डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट को सेंस करने में मदद करते हैं। नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल को सेंस करने में मदद करते हैं। हमारी टंग पे, हमारी जीभ पे बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट को सेंस करने में मदद करते हैं। हमारे ईयर के अंदर बेटा फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, साउंड को सेंस करने में मदद करते हैं। हमारी स्किन पे बेटा थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम हीट या कोल्ड को सेंस करते हैं, कोई चीज गर्म लगती है, ठंडी लगती है, हमें महसूस होता है। वैसे ही हमारी स्किन के अंदर नोसी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें पेन को सेंस करने में मदद करते हैं, कब ज्यादा लगी, कब कम लगी, कब दर्द हुआ, कब कम दर्द हुआ, ये सब सेंस कर पाते हो बिकॉज़ ऑफ द नोसी रिसेप्टर्स। तो अलग-अलग सेंस ऑर्गन के अंदर बेटा ये सब रिसेप्टर्स होते हैं जो हमको इन सब स्टिमुलाई को सेंस करने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो नर्वस
सिस्टम है जो कि क्या है बेटा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना है, राइट। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम क्या है बेटा, अगर हम देखें मेजरली 3 चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरा का पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। सिग्नल का इंफॉर्मेशन का मतलब समझ पा रहे हो बेटा, मान लो यहाँ पे कोई चीज गरम गरम महसूस हुई तो उसको कौन सेंस करेगा, स्किन में प्रेजेंट कौन सा रिसेप्टर, वेरी गुड, थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर में यहाँ पे सेंस कर लिया है कि कोई चीज हीट सेंस हो रही है, यहाँ पे कुछ गरम 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 लग रहा है, राइट। अब बेटा ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जाएगा, मैम नर्व्स लेके जाएंगे, वेरी गुड। तो नर्व्स लेकर जाएंगे, अब नर्व्स किससे मिलकर बनी है, न्यूरॉन से मिलकर बनी है, राइट। अब मान लो बेटा ये नर्व्स इंफॉर्मेशन ले गई हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी भर भर के क्या है, न्यूरॉन है। अगर आप पूछो मैं ब्रेन कौन से सेल से मिलकर बना है, तो ब्रेन भी बेटा इसी सेल से मिलकर बना है जिसका नाम है न्यूरॉन, राइट। तो न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका काम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स को फॉर्म करते हैं, तो हमारी नर्व्स इनसे मिलकर बनी है, हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में भर भर के न्यूरॉन है, हमारे ब्रेन के अंदर भर भर के न्यूरॉन है। दीस कैन बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स हमारी बॉडी के, ये कई बार 1 मीटर लंबे तक भी हो सकते हैं। इनका हमें पार्ट्स को पढ़ना है, समझना है और फंक्शनिंग भी देखनी है। इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। अब टिपिकल न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है, आपको लग रहा होगा तो बहुत सारे सेल है, नहीं भाई ये एक सिंगल सेल है जो कुछ इस तरीके की शेप का होता है, राइट। आप सबसे पहले बेटा इसका ये वाला पार्ट देखो, राइट। ये जो आपको ब्रॉड सा पार्ट दिख रहा है, राइट, ये जो ब्रॉड सा पार्ट दिख रहा है इसको मेन पार्ट बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली द सेल बॉडी, राइट। ये जो इतना पार्ट है, राइट, इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, राइट, देखिए बेटा ये जो आपको इतना ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, क्योंकि सेल का जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस वहीं पे प्रेजेंट है। ये जो आपको ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म दिखा दिया जाता है और यहीं पे इसका ईआर, गोल्जी, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके यहीं पे होते हैं। अब देखो बेटा साइटोप्लाज्म करते करते थोड़ा बाहर की तरफ चला गया और देखो इसमें ब्रांचिंग हो गई है, ब्रांचेस निकल गई हैं। इन ब्रांचेस को स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट। अब इसमें से एक ब्रांच बहुत ही लंबी बाहर की तरफ निकल गई है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के बाहर आपको बेटा कुछ इस तरीके की कवरिंग देखने को मिल रही होगी जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। अब आप बेटा यहाँ पे आके देखोगे हमें एक्सॉन को, फिर आप देखोगे बेटा ब्रांचिंग हो गई है, एक्सॉन यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकल रहा है, फिर देखो बेटा इसकी क्या हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है। अब इस आखिरी टर्मिनल ब्रांच पोर्शन को नाम दिया गया है नर्व एंडिंग, क्योंकि न्यूरॉन की नर्व सेल का आखिरी पार्ट है, एंडिंग वाला पार्ट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है नर्व एंडिंग, राइट। अब होता क्या है बेटा, हमने क्या कहा, न्यूरॉन वो स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, राइट। अब ये काम कैसे होता है बेटा, सबसे पहले बेटा न्यूरॉन के कौन से पार्ट को इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले बेटा ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स को क्या मिलती है बेटा, सिग्नल इंफॉर्मेशन मिलती है। डेंड्राइट क्या करते हैं बेटा, डेंड्राइट इस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी को दे देते हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी को दे देते हैं। तो बेटा यहां से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट को मिली, डेंड्राइट ने सेल बॉडी को दी, सेल बॉडी एक्सॉन को देता है और एक्सॉन नर्व एंडिंग को दे देता है। अगेन बेटा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट इंफॉर्मेशन लेगा एंड सो ऑन करते करते इंफॉर्मेशन का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। आई विल अगेन रिपीट बेटा, सबसे पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से नर्व एंडिंग को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अगर एग्जाम में आ गया बेटा, सो दिस इज टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन दैट। ये क्या है बेटा हमारा, दिस इज डेंड्राइट, डेंड्राइट ब्रांच स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सेल बॉडी को देता है। दिस इज सेल बॉडी बीच का है ना, नॉट बीच का, दिस इज एक्चुअली द ब्रॉड राउंड पार्ट ऑफ द सेल, यहां पे न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो दिस इज एक्सॉन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये आखिरी का पार्ट ब्रांच, दिस इज नर्व एंडिंग, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नाउ अगेन रिलेटेड टू दिस, यहाँ पे 2 टर्म्स और है, एक है साइनैप्स और एक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो बेटा कोई भी जो 2 न्यूरॉन्स होते हैं कभी भी वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं होते, देयर ऑलवेज सम छोटू सा स्पेस, नॉट बहुत ज्यादा स्पेस, छोटू सा स्पेस बिटवीन देम, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी बीच में गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के, इस माइक्रोस्कोपिक गैप को कहा जाता है साइनैप्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इफ यू विल सी दिस, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जो खाली जगह है ना, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बट बात ये है कि जगह है, खाली जगह है, खाली स्पेस है, खाली गैप है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। अगेन रिलेटेड टू दिस ओनली, यहाँ पे क्या है बेटा, एक और टर्म है जिसको बोला जाता है एनएमजे, राइट। ऐसा लग रहा है किसी डीजे का नाम है, किसी डीजे का नाम नहीं है बेटा। एनएमजे स्टैंड्स फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, जंक्शन मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे बहुत सारी ट्रेन आके मिलती है ना, ट्रैक्स आके मिलते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही भाई, जहां पे बेटा हमारे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और मसल एक दूसरे से मिलते हैं, उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बेटा मान लो ये क्या है, ये एक मसल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक मसल है, ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का आखिरी पॉइंट है। तो बेटा ये वाला पॉइंट जहां पे बेटा ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ गए बेटा, मान लो ये मसल है, ये नर्व एंडिंग है, तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को छू जाएंगी, जहां पे एक दूसरे को टच कर जाएंगी, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एनएमजे, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहां पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा मोटर न्यूरॉन। अब ये क्या है भाई, देखो बेटा न्यूरॉन जो होते हैं बेटा, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। हमारी बॉडी में 3 तरीके के न्यूरॉन्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन को कहां से कहां लेके जा रही है। देखो बेटा हमारे रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को उठा के अगर वो इंफॉर्मेशन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक लेके जा रही है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, राइट। देखो बेटा यहाँ पे कोई गरम चीज हुई, फील हुई, रिसेप्टर ने सेंस किया, तो सेंसरी न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, राइट। चलिए भाई उसके अलावा बेटा यहाँ पे फिर आ जाते हैं हमारे इंटरन्यूरॉन। हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन में इंटरन्यूरॉन पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, चुगली खोरंटी की तरह होते हैं, इधर की इंफॉर्मेशन ली, अच्छा जी बहुत बुरा हुआ जी, आपको पता है क्या हुआ जी, तो इधर से इंफॉर्मेशन ली और उधर जाके क्या कर दी, उगल दी सारी की सारी। तो इंटरन्यूरॉन इज सेम लाइक दैट, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाए जाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लाता है उस इंफॉर्मेशन को लेके प्रोसेस करके आगे मोटर न्यूरॉन को देने का काम होता है हमारे इंटरन्यूरॉन का। इंटर मतलब बीच में ना, तो दे आर लाइक मिडलमैन, इधर से लेके उधर कर दिया, राइट। चलो जी, उसके बाद हो गए मोटर न्यूरॉन। अब हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को कहीं भेजनी है, कहीं भिजवानी है, राइट, तो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके आगे की तरफ भेजने का काम किसका होता है, मोटर न्यूरॉन का। मान लो मेरे ब्रेन को मेरे आर्म तक को इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा बेटा, ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा किसको, ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा हमारे मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को हमारे हाथ के मसल तक लेकर जाएगा, राइट। तो अगर ब्रेन की तरफ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है, तो सेंसरी न्यूरॉन, और वहां से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जा रही है तो मोटर न्यूरॉन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ओह माय गॉड, पेन भी कह रहा है, ओके माताजी क्लियर। चलिए यहां पे बेटा अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो आप मुझे बताओ इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाएगी। तो भाई सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको मिलती है, इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको मिलती है, यहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बिल्कुल हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले डेंड्राइट को मिल गई, डेंड्राइट से सेल बॉडी को मिल गई, सेल बॉडी से एक्सॉन को, एक्सॉन से नर्व एंडिंग को। अब यहां पे तो गैप है, तो आगे इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, है ना। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होती है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फॉर्म कर दिया है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अब उसको आगे ट्रैवल करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यहां पे तो गैप हो गया है। अब जैसे ही बेटा यहां से इंफॉर्मेशन जाती है, तो यहां पे बेटा क्या होता है, नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स निकलते हैं,
नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, है ना, नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल्स हमारे डेंड्राइट तक जाते हैं इंफॉर्मेशन को लेके। एंड अगेन इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे डेंड्राइट को मिल गई, डेंड्राइट से बेटा वो हमारे सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से फिर हमारे एक्सॉन के पास, नर्व एंडिंग के पास, नर्व एंडिंग से फिर दोबारा केमिकल्स निकलेंगे, वो केमिकल्स जाएंगे डेंड्राइट के पास इंफॉर्मेशन लेके, डेंड्राइट उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी को देगा, सेल बॉडी एक्सॉन को, एंड सो ऑन करते बेटा ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से आगे ट्रैवल करती जाएगी। चलिए बेटा इंफॉर्मेशन इधर से उधर कैसे जा रही है हमने समझ लिया, किसकी मदद से जा रही है ये हमने समझ लिया ना, न्यूरॉन्स की मदद से जा रही है। अब इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कब पहुंचाना होता है ये भी समझना पड़ेगा। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा वहां पे इंफॉर्मेशन का फ्लो इधर से उधर हो ही रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो बेटा आपको लगेगा ये तो क्या नाम है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे बेटा बहुत कुछ है। जब आपने रोड क्रॉस किया होगा तो आपने कुछ देखा होगा, वो इंफॉर्मेशन आपके क्या आईज के फोटोरिसेप्टर्स के पास जाएगी, वहां से सिग्नल आपके ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया होगा कि अभी गाड़ी आ रही है भाई रुक जा नहीं तो मर जाएगा तू, है ना। तो कहने का मतलब ये है सब कुछ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपके ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन बताता है कि क्या करना नहीं करना, राइट। और आप उस हिसाब से उस टाइम पे क्या करना चाहिए आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अपनी बॉडी में कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे आपकी बॉडी के अंदर तीन तरीके के मूवमेंट एक्शंस होते हैं। ऐसा कोई भी एक्शन बेटा जिसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, जिसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे सभी एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अपनी मर्जी से स्टार्ट किया, अपनी मर्जी से रोक दिया, चल रहे हो अपनी मर्जी से, रुक गए अपनी मर्जी से, जंप कर रहे हो अपनी मर्जी से, रुक गए अपनी मर्जी से, डांस कर रहे हो अपनी मर्जी से, रुक गए अपनी मर्जी से, सारे के सारे ऐसे एक्शन जिनको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे एक्शन वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। इनमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, एंड थिंकिंग बेटा सोचना समझना किसकी मदद से करते हो, ब्रेन की मदद से करते हो। वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग ये सब क्या है बेटा वॉलंटरी एक्शंस है, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। आपकी बॉडी में ऐसा बहुत कुछ है जिसको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपका हार्ट बीट, कंटीन्यूअसली आपका हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, वो ब्लड को पंप कर रहा है, आप अपने हार्ट को रुक जा भाई, नहीं रुक रहा भाई, रुक जा प्लीज, अरे नहीं रुक रहा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो ऐसे सभी एक्शन जिनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं, ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस या मूवमेंट। यहां पे बेटा आप कितना ही सोच लो कि काश मेरा हार्ट रुक जाए, मैं पेपर से बच जाऊं, बट ये पॉसिबल नहीं है, यहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। बट यस आपका ब्रेन का पार्ट है जो इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा मेडुला, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। मैं एकदम से बॉम्ब ड्रॉप कर देती हूं मेडुला क्या होता है, राइट। चलिए बेटा तो यहां पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, बट आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा ब्लड का पंपिंग हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया। फिर आ जाते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस या मूवमेंट, जैसे ही आपकी बॉडी एकदम से किसी सडन ऐसे स्टिमुलस को सेंस करती है जो आपकी बॉडी को लगता है तो हार्मफुल हो सकता है, राइट। ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूं बेटा, फॉर एग्जांपल आपने एकदम से किसी गरम है ना, उबलते हुए पानी में हाथ डाल दिया, किसी गरम कप पे हाथ लगा दिया, तो आप उसको जैसे ही टच किया बेटा आप अपना हाथ पीछे कर लोगे, आप अपना हाथ जैसे ही पीछे करोगे एकदम से किया, बिना सोचे समझे किया, ठीक है, आपका ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं था, है ना, इतना टाइम नहीं था यार, क्या आपने सोच समझ के हाथ पीछे किया, हाथ पीछे कर लेता हूं नहीं तो जल जाएगा, बिना सोचे समझे किया, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऐसे एक्शंस या ऐसे मूवमेंट जो आपकी बॉडी आपको बचाने के लिए एकदम से आपसे करा देती है, सडनली आपसे करा देती है, ऐसे एक्शंस एंड मूवमेंट्स को हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, राइट। ये हमारी हम इनको अपनी मर्जी से नहीं करते, यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैम ये हमसे कौन कराता है, तो बेटा ये हमसे कराती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। प्लीज इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं आपका हाथ पीछे हो जाना, जब कोई डस्ट पार्टिकल्स आपकी आंखों में चले जाते हैं एकदम से आंखें बंद हो जाना, जब बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो ऑल ऑफ अ सडन आप कांपने लगते हो, अपनी मर्जी से नहीं, खुद ब खुद आपकी बॉडी करा रही है आपसे। तो these are all reflex actions। अब रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड एक टर्म होता है दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन कहां से कहां गई, उसका रास्ता क्या था, उसका पाथ क्या था उस इंफॉर्मेशन का, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, राइट। उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो बहुत अच्छे से हमको समझाता है कि रिफ्लेक्स आर्क में इंफॉर्मेशन कहां से कहां जा रही है। तो भी आप ये गरम पैन है, पॉट हाँ पैन है, राइट, ठीक है, पतीला है भाई तो इसको जब हाथ लगाओगे तो स्किन पे क्या होंगे बेटा, थर्मोरिसेप्टर्स को सेंस करेंगे, इसको सेंस करने के बाद इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन कहां लेके गए इंफॉर्मेशन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा भाई, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन होंगे, वो सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन लेंगे और रिले, है ना, रिले न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन की बात होती है बेटा, उसको मिल जाएगी। अब ये मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन लेंगे, मोटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को हमारे हाथ की मसल के पास लेके जाएंगे, हाथ की मसल्स क्या करेंगे बेटा, एकदम से मूव करेंगे और हमारा हाथ पीछे हो जाएगा। यहाँ पे बेटा टर्म यूज हुआ है इफेक्टर। इफेक्टर बेटा वो पार्ट, कोई मसल, कोई ऑर्गन, कोई ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप कोई रिस्पांस करते हो। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने हाथ एकदम से पीछे किया, हैंड की मूवमेंट एक रिस्पांस है। किसकी वजह से हैंड की मूवमेंट हो रही है, मसल की वजह से, क्योंकि मसल मूव कर रही है तभी तो मेरा हाथ पीछे हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगी ये क्या है, इफेक्टर है। हाथ के अंदर प्रेजेंट मसल क्या है, इफेक्टर है, राइट। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, देन मोटर न्यूरॉन एंड देन मसल को इंफॉर्मेशन मिलेगी, मसल मूव करेगी, हाथ मूव हो जाएगा और हम बच जाएंगे, राइट। चलिए अभी मैंने टर्म यूज किया था मेडुला, बहुत सारे बच्चों को एकदम लगा माय गॉड व्हाट इज दिस, ये तो हमें पता ही नहीं। देखो बेटा हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को एक्चुअली मेन कंट्रोलिंग सेंटर बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे नहीं, सारे के सारे, है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे काम ब्रेन ही करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है, मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट होता है एंड हाइंड ब्रेन ऑब्वियसली सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बीच का पार्ट वही हो गया, बीच का पार्ट मतलब साइज में। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट, मिड ब्रेन स्मॉलेस्ट पार्ट, हाइंड ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बीच में है एंड यहाँ पे हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में भी बेटा जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम की ही वजह से बेटा हम सारा सोचना समझना करते हैं। सो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्चुअली सेरिब्रम। तो वो टर्म्स है, एक है सेरिब्रम और एक है सेरिबेलम, एक है सेरिब्रम और एक है सेरिबेलम। तो हमारे फोर ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम बोल सकते हैं पूरे ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेरिब्रम है, क्योंकि इसी की वजह से आप सोचते हो, समझते हो, प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, आंसर याद कर पाते हो, आंसर लिख पाते हो, मेमोरीज सारी सब कुछ यहीं पे स्टोर है। हां चलो जी, उसके अलावा बेटा एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो पार्ट है थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, हाइपो का मतलब होता है बिलो। तो बेटा जो भी इंफॉर्मेशन इधर उधर से आ रही है वो थैलेमस लेता है और थैलेमस हमारे सेरिब्रम को देता है, राइट। और वैसे ही बेटा सेरिब्रम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट करके थैलेमस आगे की तरफ भेजता है। तो ये काम है इसका थैलेमस का। हाइपोथैलेमस बेटा हमारे बहुत सारे हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करने का काम करता है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, पर्टिकुलर टाइम पे नींद आती है, तो वो कंट्रोल करने का काम भी बेटा हमारे हाइपोथैलेमस का होता है। मिड ब्रेन का बहुत काम नहीं है, ये हमारे हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये बाकी इनवॉल्वमेंट एक्शंस में भी क्या है कंट्रोल काम करता है। हाइंड ब्रेन के बेटा तीन पार्ट्स हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करेंगे। एक है सेरिबेलम, एक है पोन्स और एक है मेडुला। तीनों क्या है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिबेलम बेल की साउंड आ रही है, बेल को रिलेट करेंगे बैलेंस से, क्योंकि हमारी बॉडी में बैलेंस बनाने का काम, पोस्चर मेंटेन करने का काम सेरिबेलम ही करता है। तो साइकिल से जा रहे हो इधर उधर बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, क्यों, बिकॉज़ सेरिबेलम हेल्प कर रहा है। स्कूटी सीधी चल रही है, इधर उधर नहीं कर रही है, बैलेंस मेंटेन, पोस्चर मेंटेन, मूवमेंट मेंटेन हो पा रही है बिकॉज़ ऑफ द सेरिबेलम। देन वी हैव पोन्स, हमें बेटा ब्रीदिंग को कंट्रोल कर, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने का काम है पोन्स का। मेडुला हमारी बॉडी में बहुत सारी इनवॉल्वमेंट एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि बेटा हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सलाइवा कब रिलीज होगा कब नहीं होगा, वोमिटिंग आ रही है नहीं आ रही, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, सब कंट्रोल बेटा हमारा मेडुला करता है, ठीक है। चलिए बेटा अगर मैं यहाँ पे बेटा हमारे ब्रेन और स्पाइनल
के प्रोटेक्शन की बात करूं तो हमारा ब्रेन जो होता है बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, किसी किसी का तो होता है, देखो बेटा बाकियों का तो इधर इधर भी हो सकता है। जो सपाट हमारा ब्रेन बेटा हमारे यहाँ पे हेड रीजन प्रेजेंट होता है, ये एक यहाँ पे देखो हड्डी प्रेजेंट है, इसका नाम होता है क्रेनियम, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा ब्रेन रखा होता है। अदर देन दिस बेटा हमारा ब्रेन कुछ लेयर्स, कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या रखा होता है, प्रोटेक्टेड तरीके से रखा होता है। उन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस, और उन मेम्ब्रेन्स की अगर बात करें वो टोटल 3 होती हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरी होती है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है और हमारे ब्रेन को कुशन देने का काम करती है। लाइकवाइज हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है, वेरी गुड। बैकबोन प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे भी 3 लेयर्स हैं जिसको कवर करके रखती है, उनमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो अगेन हम बात कर चुके हैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम एंडोक्राइन सिस्टम भी करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हो। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं भाई, ग्लैंड्स वो टिश्यूज वो ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन बनाने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है, ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन का काम होता है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को पोक करना। अरे भाई सुनो, हार्मोन बनाओ ना, हार्मोन बनाओ ना। अरे भाई तुझे क्या है, मुझे हाइपोथैलेमस ने भेजा है, उसने कहा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलो हार्मोन बनाए, राइट। तो ये काम होता है रिलीजिंग हार्मोन का, जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करते हैं कि चलो भाई हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। चलो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बॉडी का। ये बहुत सारे हार्मोन बनाता है, उसमें से एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट इसकी वजह से होती है, इसी की वजह से बोन्स की लेंथ और मसल्स की डेवलपमेंट वगैरह सब होती है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो बेटा जियांटिज्म हो जाता है, और अगर ये कम रह जाए बॉडी में तो छोटे रह जाते हैं, हाइट में ड्वार्फिज्म हो जाता है। उसके अलावा बेटा हमारे गले में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जो है बेटा थायरॉक्सिन को सीक्रेट करने का काम करता है। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन कम लेंगे तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन से नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, एंड जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं गोइटर। अदर देन दैट हमारी बॉडी में पेनक्रियाज है बेटा, पेनक्रिया इंसुलिन ग्लूकागॉन बनाने का काम करते हैं। इंसुलिन हमारी ब्लड के शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है तो डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। उसके अलावा बेटा हमारे दोनों किडनी के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड, मतलब एक किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड होता है, जिसको हम इसका काम होता है एड्रेनलिन बनाना। अगर हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो उस टाइम पे आप देखो आपकी बॉडी एकदम से क्या होती है, लाल पड़ जाती है ना, आपको पसीना आने लगता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैं समझ नहीं, बेटा कुत्ते पीछे पड़ेगा कभी, हाँ तो उस पे देखा ना, सांस फूल जाते हैं, ठीक है, सांस फूल जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो सब उस टाइम पे बेटा किसी वजह से हो रहा है, एड्रेनलिन की वजह से हो रहा है। उसके अलावा बेटा मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होती है वो टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करती है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा दाढ़ी मूंछ आ गई है ना, अंडर में हेयर डेवलपमेंट हो गई, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ऑल बिकॉज़ ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा बेटा फीमेल्स में हम देखें प्यूबर्टी के टाइम पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, उनके मेंसेस, उनके पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा बेटा आर्मपिट में हेयर आना एंड और भी बहुत सारे चेंजेस जो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, ऑल पॉसिबल, या फिर इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ द हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा होता है, इसको रिलीज, इसको सीक्रेट करती है बेटा ओवरीज, राइट। चलिए बेटा अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स भी क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, यस प्लांट्स भी क्या करते हैं बेटा, हमारी तरह चीजों को सेंस कर सकते हैं, वो भी लाइट को, वाटर को, इन सब चीजों को सेंस कर सकते हैं, और वो सेंस करने के बाद कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, तो बेटा उनके पास हमारी तरह कोई ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बट वो कोऑर्डिनेट करते हैं बिकॉज़ ऑफ द वेरियस मूवमेंट्स। प्लांट डिफरेंट मूवमेंट दिखाकर डिफरेंट मूवमेंट करके क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्लांट के अंदर 2 तरीके की मूवमेंट्स होती है, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक होती है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट आपको पहले बताती हूं फिर आप समझ पाओगे। बेटा टच मी नॉट प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट को सेंसिटिव प्लांट, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम मिमोसा प्यूडिका होता है, हिंदी में इसको छुई हुई का पौधा बोला जाता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूं बेटा, अगर आप इसकी लीफ को टच करेंगे तो ये फटाफट अपनी लीफ को क्लोज कर लेगा, तो ये बहुत अच्छा प्रमाण है, बहुत अच्छा क्या है बेटा, एक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कि प्लांट भी हमारी तरह चीजों को सेंस कर सकता है। आपको कोई यहां पे छुएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी ने मुझे टच किया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम टच करते हैं तो ये भी सेंस करता है और अपनी लीफ को क्लोज कर लेता है, राइट। इस तरीके की मूवमेंट को, जिसमें क्या होता है बेटा, प्लांट किसी भी चीज को सेंस करता है और एक रिस्पांस दिखाता है, तो ऐसी मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ऐसे देखो बेटा मूवमेंट तो होगी ना, देखो लीफ क्लोज हुई, मूवमेंट है, यस बेटा, ये सही मूवमेंट है, बताओ हां जी मैम मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, हां जी मैम मूवमेंट है। अब बताओ बेटा सोचो ये लीफ है ना, ये लीव्स ऐसे हैं अभी, और ये लीव्स क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ये मूवमेंट है, हां जी मैम मूवमेंट है। अब देखो बेटा प्लांट में जब इस तरीके की मूवमेंट होती है, किस तरीके की, इस तरीके की नहीं, किस तरीके की, ऐसी मूवमेंट जिसमें क्या होता है, जब प्लांट किसी चीज को सेंस करती है और फटाफट से मूवमेंट दिखा दे, और ऐसी मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं है, देखो बेटा लीव्स क्लोज लीव ओपन, लीव क्लोज लीव ओपन, ऐसी मूवमेंट प्लांट के अंदर जिसमें कोई भी ग्रोथ ना हो, ऐसी मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जब हमने छुई हुई के पौधे को हाथ लगाया तो उसकी लीफ क्लोज हो गई, है ना। पिक्चर प्लांट में इंसेक्ट क्या हुआ गया, पिक्चर क्लोज हो गया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में सुना है बेटा, वीनस फ्लाईग्राफ के बारे में सुना है, जब वहां पे इंसेक्ट जाता है तो फटाफट से अपनी लीफ को क्लोज कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है, ये सब नास्टिक मूवमेंट के क्या है एग्जांपल्स हैं। बट कुछ मूवमेंट बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, जहां पे क्या होता है बेटा, प्लांट प्रॉपर स्टिमुलस को सेंस करता है, स्टिमुलस मतलब लाइट को, वाटर को, टच को, केमिकल्स को सेंस करता है, और सेंस करते ये वो मूवमेंट करता है, और उन मूवमेंट में वो ग्रोथ दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यहां से कोई लाइट नहीं मिल रही, प्लांट को यहां से लाइट मिल रही है, तो जहां से लाइट मिल रही है, लाइट स्टिमुलस है, लाइट को सेंस कर रहा है, लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट करते करते हम देखते हैं कि प्लांट उसी तरफ ग्रो करने लगता है। तो ये क्या है भाई, ये एग्जांपल हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट का, ट्रॉपिक मूवमेंट का, है ना। सॉइल में बेटा यहाँ पे कोई पानी नहीं है, यहाँ पे पानी है, तो रूट क्या हो गया बेटा, ग्रो करने लग गए वाटर की तरफ, ये क्या है बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट है ना। रूट हमेशा नीचे की तरफ क्यों जाते हैं, ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं बेटा, क्योंकि वो ग्रोथ दिखाते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ दिखाते हैं, ऐसी मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। अगर लाइट की वजह से हो रही है तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो जियोट्रॉपिज्म, वाटर की वजह से हो रही है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से हो रही है तो कीमोट्रॉपिज्म, टच की वजह से हो रही है तो थिग्मोट्रॉपिज्म, राइट। हमारा जो शूट होता है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है तो इसकी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और रूट हमेशा लाइट से अपोजिट जाता है तो इसकी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम रूट की बात करें बेटा, हमेशा ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ जाता है, तो मैं बोलूंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। शूट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, कभी ग्रेविटी की तरफ नहीं जाता, हमने देखा इसका हमेशा ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है नहीं, तो क्या हो गया बेटा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आखिरी टॉपिक, जैसे हमारी बॉडी में क्या है बेटा, हार्मोन्स है, वैसे प्लांट्स की बॉडी में हार्मोन्स है। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन बेटा ग्रोथ प्रमोटर्स कहलाते हैं। एब्सिसिक एसिड जिसको एबी या फिर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एंड ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हमारे एक तरीके के हम बोल सकते हैं ऐसे हार्मोन्स हैं जो अपोजिट काम करते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देते, है ना, ये ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देते। चलो ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन का रोल देखते हैं बेटा, सेल को इलॉन्गेशन करना, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म कराना, फ्रूट की डेवलपमेंट कराना। जिबरेलिन का काम है बेटा स्टेम को इलॉन्गेट, स्टेम को लंबा करना, सीड का जर्मिनेशन कराना, फ्रूट फ्लावर का डेवलपमेंट करना। साइटोकाइनिन बेटा सेल डिवीजन कराने में मदद करता है, हमारी लीव्स की फ्लावर्स की एजिंग को डिले करता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड बेटा कब काम करेगा, पानी की कमी हो गई तो उस टाइम पे स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। सीड्स को पानी नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे बेटा ग्रोथ को रोक देगा, उस टाइम पे ग्रोथ को रोक देगा। जब ग्रोथ रुक जाएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि भाई डोर्मेंसी हो गई है। उसके अलावा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स हमारा इथाइलिन कराता है। फ्रूट और लीफ एक पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योर होने के बाद खुद गिर जाता है तो वो इथाइलिन कराता है। ये था हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। मैम प्लीज वेक अप टू रियलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो बहुत ही खराब चल रही है बेटा, ये बात मुझे पता है, राइट। और मुझे ये भी पता है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ढूंढ रहे होंगे कि कोई हमको कम टाइम में फटाफट से चैप्टर का ओवरव्यू दे दे, कोई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे, या फिर बहुत सारे तो नहीं, हां बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुके हैं और उसको रैपिड तरीके से, कोई तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, समृद्धि मैम इज हियर, सब कुछ सॉर्टेड है। आज के सेशन में माइंड मैप की हेल्प से, टेबल्स एंड डायग्राम्स की हेल्प से फटाफट से हाउ टू ऑर्गेनिज्म चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू लाइफ प्रोसेस के बाद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि अगर हम देखें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पेपर में क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, स्पोर्ट फॉर्मेशन से पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है,
एसेक्सुअलाइजेशन हो गया, हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है कैसे होता है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो क्या हमसे वही टॉपिक पढ़ेंगे? नहीं भाई, हम पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, सारे टॉपिक्स को रिकॉल करेंगे, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी साथ मिलकर बैठेंगे। एट द सेम टाइम आपको मेरी सारी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुननी है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी ऑन द बोर्ड। तो आपको बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करनी है, दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी बातें आ जानी चाहिए जब मैं आपको बोलूं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम, किसी प्रोसेस का नाम, राइट? चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एनसीईआरटी पूछ भी रही है और जवाब भी दे रही है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बट सबसे पहले दिमाग में जो क्वेश्चन आता है ना, मैम रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखो भाई, रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? देखो बेटा, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, जिनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। वैसे एक और प्रोसेस है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और में इंडिविजुअल बनाता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि वो एक और नया ह्यूमन बना दे तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर डॉग चाहता है कि एक और प्यारा सा पपी बना दे तो वो क्या करेंगे भाई? वो रिप्रोड्यूस करेंगे। जब काऊ रिप्रोड्यूस करेगी तो प्यारा सा काऊ बनेगा, है ना? जब कैट रिप्रोड्यूस करेगी तो प्यारी सी म्याऊ म्याऊ क्या बोलते हैं, किटन बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब मैं बोलती हूं ना कोई भी, उसमें बेटा ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, बाकी सारे एनिमल्स भी आ गए, फंजाई भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, अमीबा भी आ गया, सब आ गए, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इंक्लूडेड है जब मैं बात बोलती हूं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा और नया इंडिविजुअल बनाता है। पहली बात। दूसरी बात, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं, रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती है कि अगर वो नहीं होगी तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, मर जाएंगे जी, है ना? न्यूट्रिशन छोड़ दो बेटा, सांस लेना छोड़ दो, हां तो क्या होगा बेटा? कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? मर जाओगे, राइट? नहीं कर पाओगे। बट रिप्रोडक्शन बेटा क्या है? लाइफ प्रोसेस नहीं है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग चाहे कि मैं तो जिंदगी में बच्चे पैदा नहीं करने, तो उसको सांस आने तो बंद नहीं हो जाएगी, मर तो नहीं जाएगा वो। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई मीन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बट इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से ही क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल पैदा हो जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीशीज चाहती है कि हमारी स्पीशीज इस अर्थ पे बनी रहे, बहुत जरूरी है कि वो क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा एक एडवांटेज और है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उस दौरान क्या होता है? डीएनए में चेंजेस आते हैं, और डीएनए के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं और चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में जो एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो रिप्रोडक्शन का ही रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो तरीके से किया जा सकता है, या तो एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट का मतलब कि एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की फॉर्म में, ह्यूमंस के केस में देखें तो मेल पेरेंट को फादर बोलते हैं, फीमेल पेरेंट को मदर बोलते हैं। अब यहां पे बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट्स नहीं बनते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट क्या होता है? ऐसा स्पेशल सेल जिसका काम ही रिप्रोडक्शन कराने का है, यानी कि स्पर्म और एग। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स में हो, चाहे किसी भी एनिमल में हो, अगर कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, राइट? बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म और एग बनता है वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। एक सेल स्पर्म, एक सेल एग। अब जब ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो एक सेल बन जाएंगे, दो सेल मिलके उस एक सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट, और इसकी फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। यहां पे बेटा जो भी ऑफस्प्रिंग्स बने होते हैं बेटा, ये आपस में काफी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि जो नई जनरेशन बनी है रिप्रोडक्शन के बाद, वो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होते। तो यहां पे सिमिलर है और यहां पे डिसिमिलर है, ठीक है? यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आता है, उसको भी ध्यान से सुनिए बेटा। अभी जब मैं बात कर रही थी रिप्रोडक्शन की तो मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए में चेंजेस आते हैं। बहुत सारे बच्चे बात से रिलेट नहीं कर पाते, ध्यान से सुनिए बेटा। देखो हम सभी को पता है जो डीएनए होता है उसको ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ कहा जाता है। ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट एक तरीके का क्या होता है बेटा? एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है? सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वैसे ही बेटा डीएनए को ह्यूमंस का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्यों भाई? हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारी नोज की शेप क्या होगी, लिप्स की शेप क्या होगी, ना हमारी आवाज कैसी होगी, है ना, हमारी हाइट कैसी होगी, हर चीज की इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे डीएनए में होती है। पहली बात तो हम जैसे दिखते हैं, है ना, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे डीएनए के अंदर होती है। सेकंड पॉइंट, हमें डीएनए कहां से मिलता है? हमें डीएनए हमारे पेरेंट्स से मिलता है, राइट? आपको डीएनए आपके पेरेंट्स से मिला है, आपके पेरेंट्स को डीएनए उनके पेरेंट्स से मिला होगा, है ना, जो कि आपके ग्रैंडपेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंडपेरेंट्स को डीएनए उनके पेरेंट्स से मिला होगा, राइट? चलिए तीसरी बात, अब यहां पे बेटा मैं बात कर रही थी वेरिएशन की, तो बहुत ही कम शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे बेटा। देखो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, है ना? ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो नया बेबी बन रहा है, राइट? तो वैसे बेटा थोड़ा बिगर पिक्चर में सोचेंगे, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। नया ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो कैसे बनेगा? नया ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है बेटा? सेल से बना होता है। वेरी गुड, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नए सेल्स बनाना, क्योंकि एक बार नए सेल बन गए तो नए सेल से टिश्यूज बन जाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है? नए सेल्स बनाए जाते हैं। अब जब बेटा नए सेल्स बनेंगे तो एक बात सोचो, सेल के अंदर की चीजें भी बनाई जाएंगी। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। वेरी गुड, समझ रहे हो इस बात को? तो बेटा जब रिप्रोडक्शन होगी तो नए सेल्स बनेंगे, और नए सेल्स बनेंगे तो सेल के अंदर की चीजें बनेंगी। अंदर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है डीएनए। तो उस टाइम पे बेटा क्या किया जाता है? एक नया डीएनए बनाया जाता है। बट डीएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाता है। वहां पे गलती तो सबसे हो जाती है ना, हमसे भी हो जाती है, वैसे हमारे बेचारे सेल्स भी गलती हो गई। तो जब नए सेल के टाइम पे नया डीएनए बनाया जा रहा होता है तो उस टाइम पे डीएनए में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए में क्या जाती है बेटा? जिसकी वजह से डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। डीएनए थोड़ा बदल गया, डीएनए में चेंज आ गया, यानी कि क्या हो गया बेटा? डीएनए की इंफॉर्मेशन बदल गई। जब डीएनए की इंफॉर्मेशन बदल जाती है तो क्या आ जाता है बेटा? नए कैरेक्टर्स बन जाते हैं। ये सब क्या है मैम? थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ नहीं आया बेटा? मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगी, इसको देखो आप समझो बेटा। हम सभी के पास आईज है, राइट? बट हर किसी की आंखों का कलर सेम नहीं है, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रे है, किसी की ब्राउन है, किसी की हेज़लनट है, सबकी आंखों का रंग अलग है। क्यों भाई? क्योंकि सबका डीएनए अलग है, सबका डीएनए अलग है। किसी का थंब इस तरीके से स्ट्रेट है, किसी का चिकन समय से मुड़ जाता है, राइट? तो कहने का मतलब है कि हम सब एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है? हम सब एग्जैक्टली सेम इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों का डीएनए अलग है। डीएनए अलग क्यों है? क्योंकि डीएनए की इंफॉर्मेशन सबकी क्या अलग अलग है, और वो डीएनए की इंफॉर्मेशन सबकी अलग अलग कब बदली? जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, इसलिए, राइट? चलिए अब बेटा यहां पर आएंगे, व्हाट इज द वेरिएशन, उसके क्या एडवांटेजेस है। जब हम बात करते हैं बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू उठाकर देख लेना। बेनिफिट्स क्या है वेरिएशन के, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट है, अगर वहां पे वेरिएशन हो रही है तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा यहां पे बेटा वेरिएशन को आप इस बात से रिलेट करिए, वेरिएशन मतलब डिफरेंस होना। आप और मुझ में क्या है? काफी डिफरेंस है ना? हो सकता है आपकी हाइट मुझसे ज्यादा हो, मेरी हाइट कम है, यानी कि हम दोनों में वेरिएशन है। हो सकता है मेरी आंखों का रंग क्या है? डार्क ब्राउन है, हो सकता है आपकी आंखों का रंग ब्लू हो, ब्लैक हो, यानी कि हमें क्या है? वेरिएशन, हमें डिफरेंस है, राइट? अब वो ये कह रहा है कि वेरिएशन होने के क्या फायदे हैं। तो भाई वेरिएशन होने का फायदा ये है कि कई बार कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, वो ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करने में मदद करता है। वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म को स्टेबिलिटी मिलती है, कहीं ना कहीं वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, और वेरिएशन की वजह से नई नई स्पीशीज भी बन जाती है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें बेटा तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, जब इवोल्यूशन हुआ है ऐसा तो नहीं है ना कि कलम बंदर जैसे दिखते थे और आगे एकदम ऐसे दिख रहे हैं। नो, धीरे-धीरे क्या आया होगा? डिफरेंस आया होगा, धीरे-धीरे वेरिएशन आया, धीरे-धीरे चेंजेस आए होंगे डीएनए में। तो डीएनए में धीरे-धीरे चेंजेस आए और आज जो हमें बेटा इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। काफी टाइम दे दिया इस टॉपिक को, आगे चलते हैं बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलग-अलग ऑर्गेनिज्म
तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी स्पर्म नहीं बनता, कोई भी एग नहीं बनता, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, बस फिर भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अलग-अलग ऑर्गेनिज्म अलग-अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिजन। फिजन दो तरीके की हो सकती है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अगर बेटा फिजन की बात करें, फिजन का मतलब क्या है, एक सेल है वो डिवाइड हो गया, राइट, उसने अपने जैसे दो नए सेल्स बना दिए तो बाइनरी फिजन। अगर उसने अपने जैसे बहुत सारे नए सेल्स बना दिए तो मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन में क्या हो रहा है बेटा, एक सिंगल सेल है वो डिवाइड होकर अपने जैसे दो नए सेल बना रहा है तो बाइनरी बहुत सारे बना रहा है तो मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के तीन तरीके का हो सकता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब बेटा अगर मैं बात करूं इरेगुलर बाइनरी फिजन की, इरेगुलर बाइनरी फिजन जो होता है वो शो करता है हमारा अमीबा। इरेगुलर का मतलब क्या है, इरेगुलर का मतलब है कि जो सेल डिवाइड हो रहा है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में नहीं हो रहा, कहीं पे भी रैंडम प्लेन में वो डिवाइड कर रहा है। दिस इज इरेगुलर बाइनरी फिजन। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि सेल इस तरीके से लंबाई में क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में ट्रांसवर्स प्लेन में, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन, तो सेल क्या कर रहा है, अगर ट्रांसवर्स प्लेन में कर रहा है डिवाइड तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ये अमीबा में देखने को मिलता है, ये लिशमैनिया में, पैरामीशियम में। लिशमैनिया से बेटा डिजीज होती है, याद रखेंगे, काला आजार, इसको ब्लैक फीवर कहा जाता है, पेपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में एक सिंगल पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर सेल बनाता है, इसलिए इसका नाम मल्टीपल फिजन है। ये देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है, इसको मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि इसी की वजह से मलेरिया बीमारी होती है। वापस आते हैं बेटा, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है एक एल्गी के अंदर जिसका नाम होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि मैच्योर होता है तो खुद ब खुद अपने टुकड़े कर लेता है, फ्रैगमेंट्स में अपने आप को तोड़ लेता है और हर फ्रैगमेंट बाद में जाके पूरा का पूरा ग्रो करके एक नया स्पाइरोगायरा बना देता है। देन वी हैव बडिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट बडिंग, बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ बनती है। बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ बनती है। इस तरीके से बॉडी के सरफेस पे इस तरीके से आउटग्रोथ बनती है और जो आउटग्रोथ होती है उसको बड नाम दिया गया है। और ये जो बड होती है धीरे 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 ग्रो करती है, मैच्योर करती है, और जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये इस तरीके से क्या होती है बेटा, अपने आप को सेपरेट कर लेती है एंड दिस डेवलप्स इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म। बडिंग की जो प्रोसेस है वो हमको ऑब्जर्व करने को मिल जाती है ईस्ट में, जो कि एक सिंगल सेल फंजाई है, और हमारे हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा एक तरीके का एनिमल होता है, एक्वाटिक एनिमल, राइट। समझ आया बेटा, बडिंग में छोटी सी आउटग्रोथ, बड की मदद से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन में जो प्रोसेस है बेटा जनरली हमको फंजाई के अंदर ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो दे हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ ब्रेड मोल्ड, जिसको हम राइजोपस भी बोलते हैं। अब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, बट यहाँ पे हर सेल के अंदर कैपेसिटी नहीं है टू रिप्रोड्यूस। यहाँ पे वो स्पेशल सेल्स रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उनका नाम होता है स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स बना के स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन कराया जाता है। उसके अलावा बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रोसेस से भी क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रोसेस से भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन शो कर सकता है। अगर आपने सुना होगा लिजर्ड के बारे में, अगर लिजर्ड की टेल को हम कट कर दें तो लिजर्ड अपनी टेल को दोबारा से रीग्रो या रीजनरेट कर लेती है। वैसे ही प्लेनेरिया को भी अगर हम कट कर देंगे तो अपने बॉडी पार्ट को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो अब होता क्या है बेटा, जब हम इसके टुकड़े कर देते हैं तो ये अपने बॉडी पार्ट को जो खो गया है, जो लॉस्ट हो गया है, जो कट गया, उसको ग्रो करने की कोशिश करता है। बट ऐसा करते 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 देखो क्या होता है बेटा, हर टुकड़ा ग्रो कर लेता है खुद को और नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। कमिंग बैक टू इट, नाउ वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसका मतलब क्या है, देखो बेटा जब प्लांट अपने किसी वेजिटेटिव पार्ट की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है, ऐसे पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। सिंपल शब्दों में हमारे प्लांट के अंदर दो तरीके के पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जिनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जिनका काम रिप्रोडक्शन कराने का नहीं है, जैसे कि लीफ, उसका काम फोटोसिंथेसिस कराना है। रूट, उसका काम सॉइल से वाटर को मिनरल को अब्सॉर्ब करने का है। स्टेम, उसका काम प्लांट को सपोर्ट करने का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस करने का है, यानी कि इनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन करने का नहीं है। जब ये वाले पार्ट्स भी रिप्रोडक्शन कराने लगते हैं तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में मैं बोल सकती हूं, जब प्लांट स्टेम रूट लीफ की मदद से, जब प्लांट स्टेम रूट या लीफ की मदद से रिप्रोड्यूस करने लगते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पोटैटो के केस में क्या होता है, स्टेम की थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, नया प्लांट निकलता है। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, आप देख सकते हो बेटा इस पोटैटो में से क्या निकल रहा है, नया प्लांट निकल रहा है। आलू क्या है, आलू चालू बच्चों ध्यान से सुनो, आलू एक तरीके की अंडरग्राउंड स्टेम होती है, मॉडिफाइड स्टेम होती है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट निकल रहा है। अनियन में, लेमन में हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें, गुआवा की बात करें, तो यहाँ पर रूट की मदद से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की अगर हम लीफ देखेंगे तो इसकी लीफ पे आप देखो लीफ बड्स हैं। ये जो लीफ बड्स होती है बेटा, ये पूरी इनके पास क्या है बेटा, कैपेसिटी है टू ग्रो इनटू अ होल न्यू प्लांट। तो ये लीफ की मदद से क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। अब बेटा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या है। बहुत अच्छे से इसको क्या करके जाएंगे, कवर करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस है। क्या एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, जो भी प्लांट्स बनते हैं वो क्विकली ग्रो होते हैं, उनमें फ्रूट जल्दी आता है, उनमें फ्लावर जल्दी पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर जल्दी आता है, फ्रूट जल्दी आता है। ये थोड़ा इकोनॉमिकल है, यानी कि चीप मेथड है, ठीक है। इससे सीडलेस वैरायटीज को बहुत इजीली बनाया जा सकता है। डिजायर्ड क्वालिटी के फ्रूट्स हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फिनोमेना है, दिस इज मोर और लेस वेरी सिमिलर इन केस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करती है अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर आता है। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो मैं स्टार्टिंग में बात बोल रही हूं, दिस इज कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्पेशल सेल्स रिप्रोडक्शन करने में मदद करेंगे। क्या नाम है उन सेल्स का, उन सेल्स का नाम है गैमीट्स। देखो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है, हमारी बॉडी के अंदर हजारों करोड़ों सेल्स हैं, राइट, और हर सेल के पास बेटा वो पावर नहीं है रिप्रोड्यूस करने की। स्किन के सेल्स का काम रिप्रोड्यूस करना नहीं है, वो प्रोटेक्शन देने के लिए बनी है। किडनी के सेल्स का काम रिप्रोडक्शन करना नहीं है, वो ब्लड को फिल्टर करने के लिए बनी है। हार्ट के सेल्स का काम रिप्रोडक्शन करना नहीं है, वो ब्लड को पंप करने में मदद करते हैं। तो भाई रिप्रोडक्शन करने का काम किसका है, रिप्रोडक्शन करने का काम है गैमीट्स का। मेल की बॉडी में जो गैमीट होता है वो स्पेशल सेल जिनका काम रिप्रोडक्शन है, उसका नाम है स्पर्म, और फीमेल की बॉडी में सेल का नाम होता है एग। तो जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि वो स्पेशल सेल्स को बनाया जाता है। उस स्पेशल सेल को नाम बोला जाता है गैमीट। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि गैमीट्स बनते हैं। गैमीट बनने की प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाता है तो बेसिकली वो सेल बना रहा है। सेल कब बनते हैं बेटा, जब सेल डिवीजन होगी। तो याद रखेंगे बेटा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म गैमीटोजेनेसिस करता है तो गैमीटोजेनेसिस जो होती है बेटा, वहां पे मियोसिस की प्रोसेस होती है। प्लीज इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैमीट बन गए, मेल की बॉडी में स्पर्म बन गया, फीमेल की बॉडी में क्या हो गया, एग बन गया। ध्यान से सुनो, मेल पेरेंट की बॉडी के अंदर स्पर्म सेल तैयार है, ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर एग सेल तैयार है। अब ये दोनों सेल क्या है बेटा, बन चुके हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना होगा, हमें दोनों गैमीट्स को दूसरे के पास लाना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी गैमीट ट्रांसफर। पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के बाद गैमीट को ट्रांसफर किया जाएगा। जनरली हम ये देखते हैं जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है। तो ये जो मेल गैमीट होता है ये फीमेल गैमीट तक पहुंचता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीट ट्रांसफर। अगर हम प्लांट के केस में देखें तो पॉलिनेशन के थ्रू जाता है, और अगर ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो ये जो प्रोसेस है बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको कॉपुलेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस के दौरान स्पर्म सेल्स को फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। अब जब ये दोनों के दोनों गैमीट्स एक दूसरे के पास आ गए तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, एक सिंगल सेल बनेगा जिसका नाम होता है जाइगोट। वेरी गुड, एक सिंगल सेल बनेगा जिसका नाम होता है जाइगोट। अब ये जाइगोट बार बार डिवाइड करता है
और एक बॉल बनती है सेल की जिसका नाम है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है बेटा, कुछ सेल्स है ना, मान लो 100 सेल्स हैं, ठीक है। अब बेटा जब ये 100 सेल बार-बार डिवाइड करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, तो टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कराने का काम फ्लावर का होता है। एक टिपिकल फ्लावर के बेटा क्या होते हैं, मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं। जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिख रही हैं, पेटल बोलते हैं। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, सो दैट वो पॉलिनेशन हेल्प करे। सेपल्स जो है बेटा ये ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे फ्लावर को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। जब फ्लावर इस तरीके से बर्ड की फॉर्म में होता है, तो ये फ्लावर को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके अलावा अगर हम देखें बेटा, तो टू मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज द पिस्टल, जिसको कार्पेल कहा जाता है, एंड स्टेमन। स्टेमन फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है, और अगर हम बात करें पिस्टिल या कार्पेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, जो लंबी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। अदर देन दिस बेटा आपको जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज पिस्टिल, पूरे को पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। ये जो ऊपर डिस्क शेप पार्ट है इसको सिग्मा बोलते हैं, बीच में लंबा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो है स्टाइल है, और ये जो आपको बेस पे बेसल पार्ट दिख रहा है बेटा, स्वोलन बेसल पार्ट, दिस इज एक्चुअली ओवरी, ठीक है। ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट जिसको एग सेल बोलते हैं, वो यहां पर बैठा होता है। अब होता क्या है भाई, ठीक है, ये सब जो बेटा मैंने आपको बात बोली इस टेबल में दी हुई है, मैं साइड हो रही हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, सब मैंने इसमें बता दिया है। इसको अच्छे से क्या करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे फॉर एग्जाम्स, ठीक है। अब बेटा जब हम बात करते हैं फ्लावर की है ना, तो फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या उनके अंदर स्टेमन पिस्टिल एक साथ प्रेजेंट है। अगर स्टेमन और पिस्टिल, स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टिल फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ है, बाइसेक्सुअल, बाइ मतलब दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही साथ प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। हिबिस्कस जिसको साइना रोज बोलते हैं, मस्टर्ड टी, टमाटो, ब्रिंजल, सनफ्लावर क्या है बेटा इसके एग्जांपल हैं। यूनि मतलब सिंगल, सिंगल सेक्स ऑर्गन है, या तो फिर उसमें स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा। अगर फ्लावर के अंदर केवल स्टेमन है तो हम उसको बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, और अगर उसके अंदर केवल पिस्टिल है तो हम उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। दोनों में से एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं है। तो इसका एग्जांपल बेटा क्या हो गया, पपाया, वाटरमेलन, पीडब्ल्यू, पपाया, वाटरमेलन। देन वी हैव कोकोनट, ककंबर, मेज क्या है बेटा इसके एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट तो यहां पे रखा हुआ है, जो वेट कर रहा है ना, फीमेल गैमीट तो भाई यहां पर बैठा है, एग सेल यहां पे बैठा है, वेट कर रहा है कि मेल गैमीट आएगा, फर्टिलाइज करेगा और हम नया प्लांट बनाएंगे। और बेचारा जो मेल गैमीट है वो यहां पे एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर है। तो होता क्या है बेटा, हमको अब पोलन ग्रेन को क्या करना होगा, पहुंचाना होगा किसके पास, फीमेल गैमीट के पास। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप विल बी द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है बेटा, जब पोलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा, एंथर से उड़ के स्टिग्मा के सरफेस पे आते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। और जरूरी नहीं है हमेशा उड़कर आए, वो बेटा वाटर की मदद से, किसी बर्ड की मदद से, किसी इंसेक्ट की मदद से भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। कहने का मतलब जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से और वो पहुंचता है स्टिग्मा के सरफेस पे, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरीके की हो सकती है, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं बेटा ये क्या है, ये प्लांट है, इस प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। इसी सेम प्लांट के एंथर में से पोलन ग्रेन निकले और इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के सरफेस पे वो पहुंच गए। मैंने क्या कहा, एक प्लांट है जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन निकले और इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे बेटा वो क्या हो गए, पहुंच गए। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड एग्जांपल, एक प्लांट है जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन यहां से निकले और इसी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, इस पे फ्लावर है, इस पे फ्लावर है, यहां से पोलन ग्रेन निकला और इसके स्टिग्मा पे पहुंच गया। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन करके निकला हो, पहुंचा हो, या सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन चाहे उसने कुछ भी किया हो, अभी ये पता है कि पोलन ग्रेन यहां पहुंच गया है और पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। अब जैसे ही पोलन ग्रेन बेटा यहां पे पहुंचता है वो ट्यूब बनाना शुरू करता है, इस ट्यूब को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। अब ये जो पोलन ट्यूब होती है ग्रो 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 करती है, और साथ साथ बेटा देखो इसके अंदर जो मेल गैमीट होता है वो निकलकर इस पोलन ट्यूब में आ जाता है। तो यहां से निकल के कहां आ गया बेटा, इस ट्यूब के अंदर आ गया है मेल गैमीट। मेल गैमीट इस ट्यूब के अंदर आ गया है। अब इस ट्यूब की मदद से मेल गैमीट धीरे 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 नीचे जाएगा, ठीक है। यहां पे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर देखो बेटा ये क्या है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है। यहां से मेल गैमीट धीरे धीरे मूव करके यहां पे आएगा और फीमेल गैमीट कहती है अरे भाई तुम कहां रह गए थे, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं, दोनों फ्यूज कर जाते हैं। अब जब मेल एंड फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या होगा भाई, वेरी गुड, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, अब ये जाइगोट बार-बार डिवाइड करता है और एक बहुत बड़ी सी बॉल बना लेता है, सेल जिसका नाम है एम्ब्रियो। इसके अलावा ये जो ओव्यूल था ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। समझने की कोशिश करो बेटा, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, और जो ओव्यूल था वो हो गया कन्वर्ट सीड में। जब आप फ्रूट खाते हो तो अंदर से सीड निकलता है ना, तो बेसिकली इसीलिए देखो बेटा जब हम बोलते हैं सीड, तो सीड बेसिकली फ्रूट के अंदर बनता है क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल था। उसके अलावा बेटा अगर आपको सीड मिल गया है तो आप ये बात समझ जाओ कि हमको नया प्लांट भी मिल गया है, क्योंकि सीड को जब तुम सॉइल में डालोगे तो ये सॉइल के अंदर डाल के पूरा पूरा नया प्लांट हमको देगा। अब सीड की बात कर लेते हैं, सीड के अलग-अलग पार्ट होते हैं, सीड के बाकी कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं, वो सीड को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इफ वी टॉक अबाउट अनदर टू पार्ट्स, हमारा जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, प्लूमल एंड रेडिकल। जो प्लूमल है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, प्लांट का शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल जो है वो पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। ये जो आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं बेटा ये क्या है, कोटिलिडन। कोटिलिडन बेसिकली वो पार्ट होता है सीड का जहां पे बहुत सारा फूड स्टोर्ड है, क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा प्लांट बना के हमको देने वाला है, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड से मिलती है और उसके लिए फूड कौन स्टोर करता है, कोटिलिडन। अगर सीड के अंदर एक ही कोटिलिडन है तो मोनोकॉट सीड, और अगर सीड के अंदर बहुत सारे अगर सीड के अंदर एक कोटिलिडन है तो मोनोकॉट सीड, और अगर दो कोटिलिडन है तो डाइकॉट सीड, ठीक है। अब बेटा डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल बॉडी के अंदर बेटा क्या होता है, टेस्टिस पाई जाती है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म सेल बनाना, उसके अलावा उसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन नाम का यही हार्मोन स्पर्म बनवाने में मदद करता है। स्पर्म बनाने का काम किसका है, टेस्टिस का है। टेस्टिस इस तरीके से पाउच जैसे थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेस्टिस को बेटा थोड़ा लोअर टेंपरेचर चाहिए है ना, कम टेंपरेचर में वो बेटर तरीके से स्पर्म बना सकता है, तो इसीलिए बेटा जो होती है टेस्टिस पाउच जैसे स्किन के पाउच जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है स्क्रोटम। अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल बन चुके हैं, यहां से एक बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है वास डिफरेंस, इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, वो यहां से स्पर्म सेल्स को बाहर की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा बेटा दो पार्ट्स और होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक नाम है सेमिनल वेसिकल, एक नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। वैसे तो एक और होता है जिसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बट एनसीईआरटी से दो को ही डिस्कस करती है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो बेटा आपको ये दो पार्ट्स दिख रहे होंगे, ये होते हैं, ये बेसिकली बेटा फ्लूइड बनाते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, फ्लूइड बनाते हैं। उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है, उस फ्लूइड के अंदर बेटा क्या होता है, कुछ अल्कलाइन बफर टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी स्पर्म सेल्स बेटा यहां से आ रहे हैं ये फ्लूइड उसके साथ मिक्स हो जाती है और ये स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट देने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं, ये स्पर्म्स को मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल्स बन गए, वास डिफरेंस स्पर्म डक्ट की मदद से बाहर की तरफ आए, और यहां पे इन दोनों ने क्या करा बेटा, फ्लूइड बनाया। अब स्पर्म और फ्लूइड मिक्स हो गए और जो सब्सटेंस बनेगा उसको सीमेन कहेंगे, मतलब इन दोनों को मिलकर जो चीज फाइनल मिलती है उसको सीमेन कहते हैं। अब सीमेन क्या होता है बेटा, एक ट्यूब की मदद से बाहर की तरफ आता है जिस ट्यूब का नाम होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेटा वही ट्यूब है जो यूरिन को बॉडी से बाहर की तरफ
निकल जाती है। ये यूरेथ्रा नाम की ट्यूब जो होती है पेनिस के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा पेनिस क्या है, पेनिस इसको कॉप्युलेटरी ऑर्गन, कॉप्युलेटरी मतलब कॉपुलेशन में मदद करता है, कॉपुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करता है। पेनिस की ही मदद से मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर स्पर्म सेल्स को रिलीज करता है या इजैकुलेट करता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है। यूरेथ्रा की जब हम बात करते हैं बेटा याद रखना, यूरेथ्रा वो ट्यूब है, यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिसकी मदद से स्पर्म और यूरिन दोनों क्या होते हैं, इसी ट्यूब की मदद से बाहर आते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मेल की बॉडी में दो टेस्टिस होती हैं, वैसे ही फीमेल की बॉडी में क्या होती है, दो ओवरीज होती है। मेल की बॉडी में स्पर्म सेल बनाने का काम टेस्टिस करती है, फीमेल की बॉडी के अंदर एग सेल बनाने का काम ओवरी करती है। ओवरी के अलावा दो हार्मोन भी बनाती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी के अंदर बेटा एक्सेल बन गया। अब ये एक्सेल जो होता है बेटा ओवरी के अंदर ही नहीं बैठा रहता, ये क्या होता है बेटा बाहर की तरफ आता है एंड ये इन ट्यूब्स के अंदर आता है जिसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर महीने ओवरी में जो एग सेल प्रेजेंट है, हर महीने एक ही एग सेल निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। प्लीज नोट, ईच एंड एवरी मंथ केवल एक ही एक्सेल ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो अगर इस मंथ इसमें से निकला है तो अगले महीने इसमें से निकलेगा, अगले महीने इसमें से निकलेगा, इस तरीके से अल्टरनेट चलता है, राइट। अब एक्सेल निकल के बेटा फैलोपियन ट्यूब में आता है। मान लेते हैं इस दौरान फीमेल ने क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो स्पर्म सेल वजाइना के थ्रू सर्विक्स क्या होता है मैं आपको बताती हूं। वजाइना के थ्रू यहां से मूव करते 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 बेटा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब वो जगह है जहां पे स्पर्म सेल और एक्सेल एक दूसरे से क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। अब आपको बीच में जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है बेटा इसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस जो होता है इसको मदर्स वूम भी कहा जाता है, जिसको अक्सर हम हिंदी में कोक बोल देते हैं। बोला जाता है ना, अरे उसकी कोक में बच्चा पल रहा है, राइट, ऐसे बोल देते हैं। पेट में बच्चा नहीं पलता है, इट इज एक्चुअली द यूट्रस। 9 महीने के लिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो वूम में यानी कि यूट्रस के अंदर क्या होता है, ग्रो एंड डेवलप करता है। अब यहाँ पे ग्रो एंड डेवलपमेंट हो गई। अब व्हाट इज दिस वजाइना एंड सर्विक्स। बेटा यूट्रस और वजाइना के बीच में छोटा सा पार्ट होता है ना, ये जो नैरो आपको पार्ट दिख रहा है, इसके बीच के पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बेटा सर्विक्स धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है और वजाइना के थ्रू ही क्या होता है, बेबी की डिलीवरी की जाती है। मैं यहाँ पे टर्म बोल रही हूँ बार-बार फीटस, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फीटस का मतलब क्या है। फीटस बेसिकली बेटा हम बोल रहे हैं उस बेबी को जो अंदर ग्रो हो रहा है, ठीक है। जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती तब तक उसको बेबी नहीं बोलते, उसको फीटस बोलते हैं, राइट, मतलब हम उसको फीटस बोलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इज दिस पार्ट, यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्लेसेंटा के ऊपर। अब जब किसी भी फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही होती है ना, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, मदर की बॉडी के अंदर क्या चल रही है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है, तो उसको नरिशमेंट देना होगा। उसको नरिशमेंट देने में हेल्प करता है एक टिश्यू जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क शेप का टिश्यू होता है जो फीमेल के यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है और उसका काम है मदर के ब्लड में से ऑक्सीजन फूड लेकर उस फीटस को देना। फीटस की बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसको फीटस से लेकर मदर के ब्लड में डालना, ये काम होता है प्लेसेंटा का। इसके अलावा बेटा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो है मेंस्ट्रुएशन। जब हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है। होता क्या है, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, अकेले एक ऑर्गन नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गन अलग-अलग मिलकर कर रहे हैं। जब ओवरी में से एक्सेल निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है, एट द सेम टाइम यूट्रस भी क्या करता है, अपनी वॉल्स को थिक कर लेता है और वेट करता है कि अब मेरी बारी है कि अब तो मैं क्या करूंगा, नरिशमेंट दूंगा, 9 महीने क्या करूंगा, मैं पूरा उस फीटस को पालूंगा, मैं उसको ग्रो एंड डेवलप करने में मदद करूंगा। बट जब ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होता है बेटा, यूट्रस की वॉल क्या होती है बेटा, ब्रेक हो जाती है और यूट्रस की वॉल के अंदर ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल भी ब्रेक होती है, ब्लड वेसल ब्रेक होती है तो ब्लड निकलता है ना। दैट प्रोसेस इज एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है, वजाइना के थ्रू क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्यों? बिकॉज़ यूट्रस में कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई। तो क्या ये हर महीने होता है? यस, हर महीने एग में से एक्सेल निकलता है, वेट करता है स्पर्म सेल की, फर्टिलाइजेशन हो गई तो अच्छी बात है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हर महीने यूट्रस की वॉल क्या होगी, ब्रेक होगी, ब्लीडिंग होगी। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स बोल देते हैं। अब ये जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है बेटा, ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। जब ये स्टार्ट होती है तो इसको बोला जाता है मेनार्के, और जब ये रुकती है तो इसको बोला जाता है मेनोपॉज। तो बेटा 11-12 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में ये मेनार्के हो जाता है और बेटा मेनोपॉज जो है बेटा 45 to 50 इयर्स की एज में क्या है बेटा, रुक जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे चलते हैं। यहाँ पे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अगर ह्यूमंस की बात करें बेटा, दो बॉडीज बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है। उस टाइम पे बीमारी फैलने के चांसेस बहुत होते हैं। कुछ डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल कोर्स इंटरकोर्स के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलती है, ऐसी डिजीज को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। एग्जांपल नोट डाउन करेंगे, एचआईवी एड्स, जेनिटल वॉर्ट्स, ये वायरल इंफेक्शंस हैं। गोनोरिया, साइफिलिस, ये बैक्टीरियल इंफेक्शंस हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी से बचाते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं। ये चार तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल या फिर मैकेनिकल या फिर बायोलॉजिकल मेथड, जैसे कि कंडोम्स हो गए। कंडोम्स कैन बी यूज्ड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। इफ वी विल सी हियर, दिस इज अ मेल कंडोम यूज्ड बाय मेल पेरेंट, दिस इज फीमेल कंडोम यूज्ड बाय फीमेल पेरेंट। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि भाई जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी स्पर्म सेल रिलीज होगा, ये उसको वहीं पे रोक लेगा। दिस विल नॉट एंटर इनटू अनदर पेरेंट्स या फिर पार्टनर्स बॉडी। तो यहाँ पे बेटा ये एग और स्पर्म को मिलने नहीं देता, वो नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, प्रेगनेंसी से तो बचाता है, ये एसटीडी से भी बचाता है। देन वी हैव केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में बेटा कुछ तरीके के पिल्स अवेलेबल होते हैं। इन पिल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जब इनको कंज्यूम करते हैं, जब इनको खाया जाता है तो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस, वो हार्मोन्स प्रेगनेंसी नहीं होने देते। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज आईयूसीडी। आईयूसीडी स्टैंड्स फॉर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूटेराइन, इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्रस। तो फीमेल की बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर नहीं, फीमेल की बॉडी के अंदर बेटा इस तरीके से कुछ डिवाइसेस जिनका नाम है कॉपर आईयूडी, कॉपर टी, अगर आपने सुना हो कॉपर टी हो गया, लूप्स हो गए, और कुछ इस तरीके के डिवाइसेस जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, यूट्रस के अंदर लगा दिए जाते हैं और ये बेटा प्रेगनेंसी होने से रोकते हैं। कैसे? स्पर्म सेल आएगा, फैलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाएगा, राइट। उसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे आयंस रिलीज होते हैं इनमें जो स्पर्म सेल्स को मार देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है बेटा, मेल की बॉडी में वैसेक्टॉमी होती है, वैस डिफरेंस को कट कर देते हैं, स्पर्म सेल बाहर जा नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? वैसे ही बेटा फीमेल बॉडी में अगर हम देखें सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टॉमी की जाती है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब कट हो जाएगी तो अगर ऐसा स्पर्म आ भी गया तो वहां जा नहीं पाएगा, समझे? राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इट वाज अ रैपिड रिवीजन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो हाय नमस्ते, क्या हालचाल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर एंड हमारे आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी को। हेरिडिटी बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको परसेंटेज, रेशियोज निकालने होंगे। एंड अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में जाके इसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है तो आपको दिक्कत आएगी। तो दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मेरे ही बहुत सारे लेक्चर YouTube पे अवेलेबल है बेटा, आप जाके उनको डिटेल में देख सकते हैं। आज अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं एक क्विक रिवीजन, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेरिडिटी का मतलब क्या है। हेरिडिटी का मतलब है पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बेटा, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है?
मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड दे गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, व्हेन दे रिप्रोड्यूस तो जो नया इंडिविजुअल बनता है उसको मिलता है डीएनए फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी नया एक बेबी पैदा होता है तो उसको अपना जो डीएनए है हाफ ऑफ द डीएनए फादर से मिलता है, हाफ ऑफ द डीएनए मदर से मिलता है, इसलिए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मदर फादर से मैच करते हैं, राइट। अब अगर हम डीएनए की बात करें, व्हाट इज डीएनए? डीएनए धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर प्रेजेंट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस चीज की? हमारे कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स जैसे कि हमारा नोज का शेप क्या होगा, हमारे आई का कलर क्या होगा, हमारे ईयर लोब्स फ्री होंगे अटैच होंगे, स्किन का कलर क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, यानी कि हर चीज की इंफॉर्मेशन कहां है? डीएनए के अंदर है। और ये डीएनए कहां से कहां जाता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपना डीएनए नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है। तो यही इंफॉर्मेशन, यही कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन, यही डीएनए जब आगे पास ऑन होता है तो उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब जब यहां पे हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सभी ऑर्गेनिजम्स को जब हम अपने अराउंड देखते हैं तो क्या सभी के कैरेक्टर सेम है? चलो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दो, हम सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को भी अगर हम क्या करें, कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हम सभी क्या है? एक ही स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग्स, राइट। होमो सेपियंस हम एक ही स्पीशीज है, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हम सभी के कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम है? नहीं। एक सिंपल सा कैरेक्टर लेते हैं, आई कलर। आई कलर, अब देखो बेटा आई का कलर सबका है, बट सबका आई का कलर क्या मैच करता है? नहीं। किसी का आई का कलर है ब्लैक, किसी का डार्क ब्राउन, किसी का लाइट ब्राउन, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, किसी का हेज़लनट, किसी का ग्रे, है ना। कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स हम जानते हैं कि लोगों की आंखों में होते हैं, राइट। आई कलर होते हैं। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं क्या है? डिफरेंस है, कहीं ना कहीं क्या है? वेरिएशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी किसी का ईयर लोब आपने देखा होगा इस तरीके से क्या है? फ्री रहता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा ही होता है, मेरा भी क्या है? ऐसा ही है, फ्री ईयर लोब। बट आपने देखा होगा किसी किसी का जो ईयर लोब है एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे चिपका रहता है यहाँ पे, तो ऐसे ईयर लोब को बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे भी क्या है? कैरेक्टर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और जब हम हेरिडिटी और इस वेरिएशन को, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है कैरेक्टर में, जब इसकी स्टडी करते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स। जो ग्रेगोर जोहान मेंडल है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, बट ये जो टर्म है जेनेटिक्स ये दिया था विलियम बैटसन ने। अब देखो बेटा ये सब चीजें पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, क्योंकि इस मोमेंट पर सब हम ये जानना चाहते हैं, मैम बस ये बताओ आएगा क्या, क्या आ सकता है पेपर में। तो ये आने के बेटा बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर कोई स्पीशीज में वेरिएशंस आते हैं तो कैसे वो वेरिएशन उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिट होते हैं। आपको घुमा फिरा के बेटा एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन क्या है पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम बताएंगे बेटा कि जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आते हैं, सबसे पहली बात उसका कारण क्या है? उसका कारण है डीएनए में चेंज आना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए नए सेल्स चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? ऑर्गेनिज्म हम किससे बने? हम सेल से बने। तो नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो वी नीड सेल। सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सबसे पहली बेसिक चीज क्या है? हमें एक नया सेल बनाना है। अब नया सेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए भाई? सेल के अंदर के कंपोनेंट। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है, डीएनए है। तो वैसे ही जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उस टाइम पे एक बहुत ही बेसिक स्टेप होता है, नया डीएनए बनाना पड़ता है। अब नया डीएनए बनाने का जो प्रोसीजर है, कई बार उसमें क्या होता है? उसमें कोई एरर हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या होती है? बदल जाती है। अब डीएनए की इंफॉर्मेशन बदल जाती है तो क्या होता है? नया कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर में कोई चेंज आता है, कैरेक्टर में कोई वेरिएशन आता है। ये बात समझ आई? दिस इज द बेसिस, राइट। ये चीज का बेसिस था। तो अब ये जो वेरिएशन आते हैं किस प्रकार बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप बताओगे कि ये जो वेरिएशन होते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को बदलती हुई एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ये अडैप्ट करने में मदद करते हैं। कई बार ये वेरिएशन नए कैरेक्टर को बनाने में हेल्प करते हैं, यही वेरिएशन एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप बेटा यहाँ पे इस तरीके से क्या है लिखेंगे। अब बेटा आ जाती है ट्रेड्स की बारी, ठीक है। ट्रेड्स या कैरेक्टर्स, दो तरीके के ट्रेड्स या क्या है बेटा? कैरेक्टर्स होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को जब आप देखते हो उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे? उसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं समोसा भाई का, है ना। ये है समोसा भाई, समोसा सिंह, ठीक है। अब भाई समोसा सिंह को आपने देखा, मैंने कहा बताओ भाई समोसा सिंह के कैरेक्टर्स बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं समोसा भाई से मिलकर आई और मैंने कहा बताओ बताओ भाई आज तुम दोपहर में उससे मिलकर आए, कैसा था वो, उसके कैरेक्टर्स तो बताओ। अब आप तुम मुझे बताने लगोगे मैम समोसा भाई ने आपको पता है क्या फेस पे टैटू बना रखे थे। मैंने कहा वाह भाई वाह। फिर आपने कहा मैम समोसा भाई की आंखें क्या थी? नीले रंग की थी। वाह वाह वेरी गुड। तो आप ऐसे क्या करोगे? उसके कैरेक्टर्स बताओगे। आपने कैरेक्टर बताया कि हेयर कलर है ना लाइट ब्राउन है, फेयर स्किन टोन है, आई का कलर ब्लूइश है, नोज की शेप ऐसी है ना, नोज में पियर्सिंग करा रखी है, उसको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, उसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है ना, फेस पे टैटू है, ईयर लोब्स फ्री है, ईयर में पियर्सिंग है। अब आपने सारे के सारे कैरेक्टर्स मुझे क्या कर दिए? मुझे बता दिए कि ऐसे ऐसे उसके कैरेक्टर थे। अब फिर मैंने आपको बताया कि देखो भाई ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये दो तरीके के कैरेक्टर्स कौन से हैं? ये दो तरीके के कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर जो होता है बेटा इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स या फिर एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब क्या फर्क है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स? कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं बेटा, कुछ हमारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं बाय बर्थ। हमारे वो कैरेक्टर्स बाय बर्थ हमारे साथ क्या थे बेटा? प्रेजेंट थे। जैसे फॉर एग्जांपल समोसा भाई इन नीली नीली आंखों के साथ पैदा हुआ है, फ्री ईयर लोब के साथ पैदा हुआ है, इस नोज की शेप के साथ तो पैदा हुआ है, इस लिप की शेप के साथ तो पैदा हुआ है, इन आंखों की सॉरी है ना, ये क्या बोलते हैं आईब्रोज, या फिर अगर हम बात करें हेयर पैटर्न जो है इनके साथ ही क्या है? इनके साथ ही पैदा हुए हैं। तो बेटा ऐसे कैरेक्टर्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बाय बर्थ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स बोल देते हैं। ये वाले ट्रेट्स जो होते हैं बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके ग्रैंड पेरेंट्स से उनके कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स में आए होंगे, आपके पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आप में आए होंगे। अब जब आप रिप्रोड्यूस करोगे आपके बच्चे होंगे तो वो उनमें जाएंगे, है ना। कितने खुश हो रहे हैं, वापस आ जाओ रियलिटी में, ठीक है। चलो तो ये कैरेक्टर्स जो है बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी आगे 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 पास ऑन होते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल जैसे कि अटैच या फ्री ईयर लोब, हेयर पैटर्न, आई का कलर, नोज की शेप, ये सब चीजें। फिर आ जाते हैं दूसरे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स पे जिनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब बेटा एक्वायर्ड ट्रेट्स आप देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से लिखा है, फेस पे टैटू, ईयर में पियर्सिंग, नोज में पियर्सिंग, ठीक है, ड्राइविंग आना, स्विमिंग आना। अब ये सब ऐसे बेटा समोसा सिंह के ये सब क्या है बेटा? वो वाले ट्रेट्स हैं, वो वाले कैरेक्टर हैं जो इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर करे हैं। पैदा जब ये हुए थे ये सब कैरेक्टर में नहीं थे, बट जैसे जैसे समय बीता एनवायरनमेंट में रहते रहते उन्होंने इन सब चीजों को गेन किया, एक्वायर किया। तो ऐसे कैरेक्टर या ट्रेट जो हमको हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं बट हम पैदा होने के बाद उनको एक्वायर करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या फिर एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि फेस पे टैटू तुम चाहो तो तुम बना लो, ईयर में पियर्सिंग तुम चाहो तो तुम करा लो, नोज में पियर्सिंग तुम चाहो तो तुम करा लो, ड्राइविंग है, स्विमिंग है, अच्छा गाना सीख लिया, है ना, एब्स बना ली, मसल्स बना ली, एनीबॉडी कैन एक्वायर देम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि बेटा इंटेलिजेंस को भी क्या है बेटा? एक्वायर्ड ट्रेट माना जाता है। मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो भाई, ठीक है।
चलो, बट दिस इज समथिंग डिबेटेबल। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई गुड जीन्स लीड्स टू इंटेलिजेंस, बट वो बात की बात है, वी विल डिस्कस समडे एल्स। बट यस, दिस इज समथिंग जो आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस चैप्टर में बेटा आगे हमारे तीन मेन टॉपिक्स हैं, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक है डाइहाइब्रिड क्रॉस और एक है सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक। अब बेटा आगे वाले टॉपिक अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने क्लास में डिस्कस भी करी है। फटाफट से रिवाइज करते हैं। ये बेसिक टर्म्स है बेटा जो हमको आने चाहिए, जिसमें सबसे पहला टर्म है डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या है बेटा? सेल के अंदर क्या है बेटा? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक इस तरीके का धागा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डीएनए। बट मैम यहाँ पे क्रोमैटिन लिखा है, अभी सुनो जरा मेरी बात। देखो बेटा, जो डीएनए होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड। डबल, ये एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया, एक सिंगल धागा, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया, और ये मैंने दूसरा धागा, दूसरा स्ट्रैंड बनाया। तो डीएनए कुछ इस तरीके का दिखता है, डीएनए कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है बेटा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है हमारी लाइफ का कि ये हम जानते भी नहीं, राइट? मतलब हम जानते हैं, मतलब अभी आप इस लेवल पे इस क्लास में समझोगे नहीं, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आप समझोगे, ओ माय गॉड, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो बेटा, अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर होती है इंफॉर्मेशन, हमारे हर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन जो है, इट इज प्रेजेंट इन दी डीएनए, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन पाई जाती है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिनको हम बोलते हैं जीन्स। जैसे कि बेटा हमारा जो ह्यूमन डीएनए का लेंथ है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। आपको लग रहा होगा कि पूरा का पूरा डीएनए होगा, पूरी बॉडी का नहीं, हमारी बॉडी का एक सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से डीएनए निकाला, खोई के रख दिया, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, ठीक है। चलो इतने डिटेल में नहीं जाते हैं। अब बेटा इस बड़े से डीएनए में आपको पता है हमारे हजारों कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, हमारे हर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन इस डीएनए में है। अब दैट पर्टिकुलर पार्ट जिसमें किसी पर्टिकुलर डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं जीन। जैसे मान लो बेटा इतना बड़ा डीएनए है, इतने से पार्ट ऑफ डीएनए में क्या है इंफॉर्मेशन है, किस चीज की, कि आई का कलर क्या होगा। तो इतने से पार्ट ऑफ डीएनए को मैं बोलूंगी कि ये तो जीन है किस चीज का, आई कलर का। मैं बोलूंगी ये क्या है, मैं बोलूंगी कि भाई ये क्या है, ये है जीन फॉर आई कलर, ये है जीन फॉर आई कलर। समझ गए? चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो बेटा ये इतना बड़ा डीएनए है, डीएनए के इतने से हिस्से में क्या है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो मैं बोलूंगी ये क्या है, मैं बोलूंगी ये है जीन फॉर ब्लड ग्रुप, मैं बोलूंगी ये है जीन फॉर ब्लड ग्रुप। तो व्हाट इज जीन, ठीक है, व्हाट इज जीन? गंदे वाले पुअर जो क्रैक मत करना मैम, जीन्स, अरे ये वाली जीन्स नहीं। जीन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सेगमेंट, छोटे छोटे हिस्से होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन पाई जाती है। और ऐसे छोटे 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 लगभग 20 से 22 हजार जीन हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये टर्म क्लियर हो गया। चलो बेटा वापस आ जाते हैं उसी टर्म पे जो मैंने अभी बोला था, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन। इसको भी लेके बच्चों की काफी ज्यादा क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि मैम डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, बहुत कंफ्यूजन है। देखो बेटा डीएनए तो ये धागा है, ठीक है। अब बेटा जब ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, या तो वो क्रोमैटिन वाली स्टेट में बड़ा होगा या फिर क्रोमोसोम वाली स्टेट में बड़ा होगा। मतलब देखो बेटा अगर ये डीएनए का धागा हमारे न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्या है, फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, तो मैं बोलूंगी देखो क्रोमैटिन दिख रहा है, मैं बोलूंगी देखो क्रोमैटिन दिख रहा है। इसका मतलब ये कि इस टाइम डीएनए का धागा फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। बट अगर यही क्रोमैटिन क्या हो जाए बेटा, धीरे 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 अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ले, यही डीएनए धीरे धीरे क्या कर ले, इस तरीके की शेप ले ले और इस तरीके के रॉड शेप की तरह दिखने लगे, तो हम बोलते हैं कि देखो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। अब होता क्या है बेटा, इसके पीछे भी क्या है, एक वजह होती है। ये मान लो बेटा इस तरीके से क्या है, ये मान लो इस तरीके से हमारा सेल है और इस सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियस के अंदर मान लो मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये डीएनए पड़ा हुआ है, ये डीएनए इस तरीके से पड़ा हुआ है, फैला हुआ है। अब क्या होगा बेटा, जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो यही डीएनए क्या होगा बेटा, इस तरीके से कॉइल होने लगेगा, कॉइल होने लगेगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कॉइल इस तरीके की होती है, तो इसकी कॉइलिंग होने लगेगी, ये सिकुड़ने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा और ये इस तरीके की शेप ले लेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है। डीएनए जब फैला हुआ है तो क्रोमैटिन और डीएनए जब इस तरीके से सिकुड़ गया है, कंडेंस हो गया है, कॉइल हो गया है और उसने जब इस तरीके की शेप ले ली है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन, है वही डीएनए ही, ठीक है। चलो जी, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में डिफरेंस आ गया, चलिए आ गया। अब बेटा यहाँ पे एक और टर्म आता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अब ये पढ़ना भी क्या है बेटा, ये पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम गैमीट्स की बात करते हैं तो वहां पे ये टर्म सुनने को मिलता है, वहां पे ये टर्म सुनने को मिलता है कि गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सेल डिप्लॉइड होते हैं। तो इन सबका क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? देखो बेटा सबसे पहली बात, डाई मतलब टू, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब सिंगल। अब सुनना, देखो बेटा जब किसी पर्टिकुलर सेल में एक क्रोमोसोम की, ध्यान से सुनना, जब एक पर्टिकुलर सेल में बेटा एक क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। तो यानी कि ये सेल हैप्लॉइड कहलाएगा। मतलब देखो बेटा ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ऐसा एक ही है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 देखो ये एक ही है, क्रोमोसोम नंबर 3 एक ही है। बट अगर आप डिप्लॉइड कंडीशन को बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो बेटा ये क्रोमोसोम नंबर 1 और एक और बिल्कुल ऐसा एक और 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2 बिल्कुल देखो एक और ऐसा 2, क्रोमोसोम नंबर 3 बिल्कुल एक ऐसा एक और 3। तो डिप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, राइट। इसलिए डिप्लॉइड, डाई मतलब 2, ठीक है, डाई मतलब 2, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट है। अब आप सोच लोगे ऐसे वाले सेल और ऐसे वाले सेल कौन से होते हैं? देखो बेटा जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि वहां पे हर क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी होती है। गैमीट्स मतलब स्पर्म सेल, एग सेल, इनकी बात हो रही है। तो स्पर्म सेल, एग सेल जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन शो करते हैं। बाकी इसके अलावा बेटा हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं दे ऑल आर डिप्लॉइड, ठीक है। स्पर्म और एग को छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं बेटा दे ऑल आर डिप्लॉइड इन ह्यूमन बॉडी। बट अगेन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, बट एक स्टैंडर्ड चीज है बेटा, है ना। तो जो हम ये फॉलो करेंगे इस चैप्टर में, हम यही फॉलो कर रहे हैं कि गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। चलो इसके अलावा और क्या टर्म्स है? यस, अब यहाँ पे टर्म आ जाता है अलील, जिसको लेके काफी बच्चों की क्या रहती है, हालत टाइट रहती है कि अलील क्या है। देखो बेटा जीन को ही अलील बोलते हैं, पहली चीज, ठीक है, जीन को ही अलील बोलते हैं। बट ये अलील, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, ये क्या है? देखो बेटा जीन क्या है, जीन इज बेसिकली एक छोटा सा हिस्सा जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है। व्हाट इज जीन? जीन क्या है बेटा, हमारे बड़े से डीएनए का छोटा सा हिस्सा जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है। इतने से पार्ट में इंफॉर्मेशन है कि आई का कलर क्या होगा, सही बात है, तो ये हो गया जीन। अब बेटा इस जीन के भी क्या है, अलग अलग वेरिएंट होते हैं, अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा किसी की आई का कलर ब्लू है, किसी की आई का कलर ग्रीन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है। सो दैट मींस सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग है, सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग है, इसलिए तो सबका आंखों का कलर भी अलग अलग है, राइट। तो सबके जो बेटा हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है आईज के कलर में, क्यों है? क्योंकि हम सबके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो जीन है, कलर का अलग अलग है, वेरी करता है। दैट इज व्हाई सबका कैरेक्टर अलग अलग हमें दिखता है। तो इंफॉर्मेशन अलग इसलिए कैरेक्टर अलग, जीन अलग इसलिए कैरेक्टर अलग, हम सब दिखाते हैं, पहली बात। अब मैंने कहा वर्जन होते हैं, मैंने कहा वर्जन होते हैं बेटा, इन वर्जन्स को ही अलील बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी खरीदने गए, अब जैसे आप शोरूम में घुसे, आपसे पूछा कौन सी गाड़ी लोगे, आपने कहा एक्स वाई जेड, मुझे वाली गाड़ी चाहिए, मैं कोई गाड़ी का नाम लूंगी गाइस,
नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब बेटा आपसे मैंने पूछा भाई आप कौन सा वेरिएंट लेंगे, कौन सा वर्जन लेंगे, आप मैनुअल लेंगे आप ऑटोमेटिक लेंगे, हाँ आप मैनुअल लेंगे ऑटोमेटिक लेंगे। तो भाई अब देखो बेटा गाड़ी तो तुम वही लोगे जो तुमने डिसाइड कर रखी है, अब वो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम कौन सा वर्जन ले रहे हो, कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। सेम गाड़ी है बट आपकी दो वेरिएंट में है, मैनुअल वेरिएंट भी है ऑटोमेटिक वेरिएंट भी है, ठीक है। बस ऐसा ही है बेटा, है जीन ही बट जीन के अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग वर्जन है। तो अलग अलग वर्जन या वेरिएंट ऑफ जीन को हम अलील बोलते हैं। अब ये वर्जन कौन से होते हैं, अभी दो वर्जन हो सकते हैं किसी भी जीन के, क्या हो सकते हैं बेटा, दो वर्जन हो सकते हैं, वो तो ज्यादा भी सकते हैं बट अभी इतना ही समझो कि किसी भी जीन के क्या हो सकते हैं, दो वेरिएंट हो सकते हैं, दो वर्जन हो सकते हैं, यानी कि दो तरीके के अलील हो सकते हैं। तो थोड़ा स्ट्रांग वाला जीन होता है, स्ट्रांगर वाला होता है बेटा, उसको डोमिनेंट अलील कहा जाता है। जो जीन थोड़ा सा वीक होता है ना, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो थोड़ा वीक इन वर्जन को ही अलील बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी खरीदने गए, अब जैसे आप शोरूम में घुसे, आपसे पूछा कौन सी गाड़ी लोगे, आपने कहा भाई एक्स मुझे वाली गाड़ी चाहिए, मैं कोई गाड़ी का नाम नहीं लूंगी, गाइस फ्री में प्रमोशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब बेटा आपसे मैंने पूछा भाई आप कौन सा वेरिएंट लेंगे, कौन सा वर्जन लेंगे, आप मैनुअल लेंगे आप ऑटोमेटिक लेंगे, हाँ आप मैनुअल लेंगे ऑटोमेटिक लेंगे। तो भाई अब देखो बेटा गाड़ी तो तुम वही लोगे जो तुमने डिसाइड कर रखी है, अब वो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम कौन सा वर्जन ले रहे हो, कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। सेम गाड़ी है बट आपकी दो वेरिएंट में है, मैनुअल वेरिएंट भी है ऑटोमेटिक वेरिएंट भी है, ठीक है। बस ऐसा ही है बेटा, है जीन ही बट जीन के अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग वर्जन है। तो अलग अलग वर्जन या वेरिएंट ऑफ जीन को हम अलील बोलते हैं। अब ये वर्जन कौन से होते हैं, अभी दो वर्जन हो सकते हैं किसी भी जीन के, क्या हो सकते हैं बेटा, दो वर्जन हो सकते हैं, वो तो ज्यादा भी सकते हैं बट अभी इतना ही समझो कि किसी भी जीन के क्या हो सकते हैं, दो वेरिएंट हो सकते हैं, दो वर्जन हो सकते हैं, यानी कि दो तरीके के अलील हो सकते हैं। तो थोड़ा स्ट्रांग वाला जीन होता है, स्ट्रांगर वाला होता है बेटा, उसको डोमिनेंट अलील कहा जाता है। जो जीन थोड़ा सा वीक होता है ना, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो थोड़ा वीक होता है, उसको हम रिसेसिव अलील बोलते हैं। स्ट्रांग वाला जीन डोमिनेंट वाले जीन की वजह से जो कैरेक्टर आता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, रिसेसिव वाले जीन रिसेसिव वाले एलील की वजह से जो कैरेक्टर आता है वो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। अब देखो बेटा हर जीन को किसी ना किसी लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो डोमिनेंट वाले होंगे उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो रिसेसिव वाले होंगे उनको स्मॉल से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो कहीं पे कैपिटल टी लिखा है तो हमें समझ आ जाएगा ये स्ट्रांग है, स्मॉल लिखा है तो समझ आ जाएगा ये वीक है, ठीक है। कहीं पे अगर कैपिटल में लिखा है तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये स्ट्रांग है, कहीं पे स्मॉल में लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये वीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ बेटा, यहाँ पे अगर कोई जीन कैपिटल वाई से लिखा है तो यानी कि वो स्ट्रांग है, डोमिनेंट है, स्मॉल से लिखा है तो क्या है, वो वीक है। समझ गए। अब ये स्ट्रांग वीक ये सब क्यों भाई हम खेल रहे हैं ये गेम, ये क्या स्ट्रांग क्या वीक, कोई लड़ाई हो रही है क्या, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। देखो बेटा जैसे कि हमने कहा कि हमारे है ना, जैसे कि हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो सेल्स, हाँ जैसा कि हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर गैमेट्स को छोड़ के सारे सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि वहां पे क्या होते हैं, हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर्स की। अब ये कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन होती है ये जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जीन तो दो तरीके के हो सकते हैं, जीन तो दो तरीके के हो सकते हैं, जीन डोमिनेंट भी हो सकता है, जीन रिसेसिव भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है बेटा हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या वो जो जीन है वो स्ट्रांग वाला है, वीक वाला है, स्ट्रांग वीक दोनों वाला है। तो इसके बेसिस पे बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। बट होमोजाइगस के साथ डोमिनेंट लिखा है, यहाँ पे होमोजाइगस के साथ रिसेसिव लिखा है। जल्दी से याद दिलाओ मुझे क्या फर्क था इसमें, बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं, तुम्हारा फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। देखो बेटा एक ही जैसे दो क्रोमोसोम है, राइट, क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में। अब अगर दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। होमो मतलब सिमिलर, डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी मान लेते हैं। टी का मतलब क्या है, देखो बेटा टी मान लो एक जीन है जो हाइट डिसाइड करता है प्लांट की हाइट क्या होगी, ये तो उसका कैरेक्टर है। प्लांट की हाइट क्या होगी, ये उसका कैरेक्टर है ना, प्लांट की हाइट उसका कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर कैसा होगा इस चीज की इंफॉर्मेशन जीन्स में। अब ये जीन ये डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अगर दोनों रिसेसिव वाले जीन एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देंगे होमोजाइगस रिसेसिव। होमो मतलब सिमिलर, रिसेसिव वाले दोनों एक साथ, ठीक है। अगर बेटा एक जीन क्या है, डोमिनेंट है, एक जीन रिसेसिव है, तो जो कंडीशन बनती है बेटा उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आएंगे बेटा अगर दो डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन को होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं। अगर दो रिसेसिव जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको होमोजाइगस रिसेसिव बोलते हैं, और डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं। अब एक और आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि भाई कैपिटल टी जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि प्लांट की हाइट क्या होगी। अब देखो बेटा कैपिटल टी स्ट्रांग वाला जीन है, तो स्ट्रांग वाला जीन कैपिटल टी बोल रहा है कि प्लांट की हाइट तो देखो भाई टॉल होनी चाहिए। कैपिटल टी कह रहा है कि भाई मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी इंफॉर्मेशन को आप फॉलो करो। ये इंफॉर्मेशन कह रही है प्लांट टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कह रहा है प्लांट टॉल होना चाहिए, ये भी कह रहा है प्लांट टॉल होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इस कंडीशन में प्लांट कैसा होगा, प्लांट टॉल होगा। यस, इस कंडीशन में प्लांट टॉल होगा। इस कंडीशन में प्लांट क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में प्लांट टॉल हो जाएगा। चलो जी, यहाँ पे बेटा स्मॉल टी एक ऐसा जीन होता है जिसकी इंफॉर्मेशन कहती है कि प्लांट तो शॉर्ट रहेगा, ड्वार्फ रहेगा। ये भी कह रहा है शॉर्ट, ये भी कह रहा है शॉर्ट। तो इस कंडीशन में प्लांट की हाइट क्या रह जाएगी, शॉर्ट, जिसको हम ड्वार्फ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अभी मैं आपको बोल रही थी ना स्ट्रांग वीक स्ट्रांग, अब यहाँ पे आएगा बेटा। अब होगा देखो दोनों के बीच में कलेश। अब यहाँ पे कैपिटल टी वाला जीन कह रहा है देखो भाई मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्लांट को टॉल होना चाहिए। स्मॉल टी कह रहा है नहीं मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो देखो भाई प्लांट को शॉर्ट रहना चाहिए, ड्वार्फ रहना चाहिए। अब इनकी हो गई आपस में एकदम लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोनों का, मेरी बात मानो, ठीक है। फिर आखिर में बेटा लड़ाई कौन जीतेगा, लड़ाई जीतेगा वो जो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग कौन होता है, डोमिनेंट वाला, कैपिटल टी वाला। कैपिटल टी की वजह से यहाँ पे प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, वेरी गुड, यहाँ पे कैपिटल टी की वजह से यहाँ पे प्लांट की हाइट हो जाएगी टॉल, समझे। तो होमोजाइगस कंडीशन में बेटा टॉल, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में टॉल, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ड्वार्फ। बट हेटेरोजाइगस में जब दोनों जीन प्रेजेंट है, एक जीन कह रहा है टॉल, एक जीन कह रहा है ड्वार्फ, तो इस कंडीशन में किसकी बात माने, डोमिनेंट वाली की। और यही बात मेंडल ने भी कही थी अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये क्लियर हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब देखो बेटा ये टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया। अब बेटा यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप ये दो टर्म रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे जब हम बोलते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप, इसका मतलब क्या है। फिनोटाइप मींस कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। आपको यहाँ पे बेटा तीन प्लांट्स दिख रहे होंगे, है ना, ऊपर सब छोड़ दो, सब ये इग्नोर सब इग्नोर करो। आपको यहाँ पे तीन प्लांट्स दिख रहे होंगे, ये देखो, ठीक है। आप मुझे बताओ ये टॉल है या ड्वार्फ है। मैम देखने में तो देखो ये टॉल है, इसके हिसाब से देखें तो ये टॉल है, वेरी गुड। तो बेटा इसका फिनोटाइप क्या कहलाएगा, टॉल। ये देखने में कैसा है मैम, टॉल, तो ये फिनोटाइप क्या कहलाएगा, टॉल। ये देखने में कैसा है मैम, छोटा सा लग रहा है, ड्वार्फ लग रहा है, यस, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फिनोटाइप ड्वार्फ है, शॉर्ट है। तो देखने में फिजिकली आप जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, वो उसका फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। बट उसके अंदर जो जीन का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, क्या वहां पे दो डोमिनेंट जीन एक साथ है, क्या वहां पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है, तो वो जो बेटा कॉम्बिनेशन बन रहा है जीन का उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में जीन कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों डोमिनेंट होते हैं। जीनोटाइप क्या होता है,
दोनों डोमिनेंट, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव में जीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? होमो मतलब सिमिलर, रिसेसिव मतलब वीक वाले, रिसेसिव वाले। तो यहाँ पे जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या होगा? दोनों रिसेसिव। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप का क्या होता है कॉम्बिनेशन? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। समझ गए? तो देखने में कैरेक्टर कैसा है, ऑब्जर्व कैसा हो रहा है, फिजिकल कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, वो फिनोटाइप। और जीन का कॉम्बिनेशन क्या है? वो होता है जीनोटाइप, ठीक है। चलिए बेटा, अभी मैंने मेंडल का नाम लिया था यहाँ पे, है ना, मेंडल का नाम लिया था यहाँ पे। अब मेंडल भाई साहब जी कौन है? मेंडल बेटा एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जिन्होंने क्या किया बेटा, जेनेटिक्स की फील्ड में काफी काम किया। इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। योगदान क्या रहा? योगदान ये रहा बेटा कि इन्होंने दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको आज भी क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए और अपना पेपर पब्लिश किया तो उस टाइम पे किसी ने इनकी बात नहीं मानी, और बेटा बाद में इनकी किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ वगैरह हो गई और इनके काम को लोग भूल गए। बट उसके लगभग काफी सालों बाद ना 30-35 साल बाद बेटा इनका काम को दोबारा रीडिस्कवर किया गया। लोगों को पता चला अच्छा जी ये काम तो पहले करके जा चुके हैं साइंटिस्ट, फिर उनके काम को काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिली एंड सो ऑन, ठीक है। और इनको आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया बेटा वो एक्सपेरिमेंट से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है अभी आएंगे उस बात पे, बट अभी सिर्फ इतना समझो बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पी प्लांट्स लिए। पी प्लांट्स, पी मतलब मटर, मटर पनीर, मटर मशरूम, यस वही वाली मटर है ना, वही वाली मटर जिसमें मटर पनीर जिसका तुम पनीर खा लेते हो और मटर फेंक देते हो ना, वही वाली मटर। तो इन्होंने क्या लिया बेटा, इन्होंने पी प्लांट लिए, गार्डन पी प्लांट्स लिए, जिनका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइमम, और उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अब एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जब किए तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई पी प्लांट क्यों चूज करा, क्योंकि पेपर में बना चुका है बोर्ड एग्जाम में कि भाई पी प्लांट क्यों चूज किया। तो हम बताएंगे भाई सबसे पहले कि एक तो प्लांट की लाइफ साइकिल क्या होती है, छोटी होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। एनुअल प्लांट है ना, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी जल्दी इसमें फ्लावर फ्रूट वगैरह फ्लावर आ जाता है, सीड आ जाते हैं जल्दी, ठीक है। इसके फ्लावर्स में हम क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों कर सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, इनको 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलकर बात करेंगे, उन 7 कैरेक्टर्स की हम तो काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स उनको मिल गए जिनके बारे में वो कंपैरिजन करके स्टडी कर सकते थे। और एक बारी में ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक बारी में उसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं, बहुत सारे सीड्स को जब हम सॉइल में डालेंगे तो बहुत सारे प्लांट निकल कर आएंगे, समझ रहे हो? तो यानी कि बहुत सारा डेटा। तो ये क्या थे बेटा, कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं हम, एडवांटेजेस थे इस प्लांट को यूज करने का। मैंने कहा कौन से थे वो 7 कैरेक्टर्स। देखो बेटा, देखो आपको सिंपल एग्जांपल दूंगी। देखो बेटा, जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मतलब जब शुरुआत कर रहा था, उसने देखा कुछ भी प्लांट्स तो बहुत टॉल है, कुछ भी प्लांट्स तो बिल्कुल छोटे हैं। प्लांट की हाइट तो उसने स्टडी करने की कोशिश करी कि भाई ऐसा क्यों है, कुछ प्लांट्स तो बहुत टॉल है, प्रॉपर टॉल है, कुछ प्लांट्स क्या है डॉफ है, ठीक है जी। फिर उसने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें वायलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, कुछ मटर के प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें वायलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं, पर्पल कलर के, वायलेट कलर के आते हैं, किसी में व्हाइट आते हैं। अगेन क्यूरियस टू नो कि भाई ऐसा क्या, तो उसने एक कैरेक्टर वो चूज कर लिया। फिर उसने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सीड की शेप क्या है, राउंड है, किसी में रिंकल है। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके सीड के कलर क्या था, येलो था, किसी का ग्रीन था। तो ऐसे करते करते बेटा उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, पॉट का मतलब बेटा पॉट कलर में बता दो। देखो आपने कभी मम्मी के साथ बैठ के है ना धूप में बैठ के चुगलियां करी है, हां, और मटर छीली है, तो बेटा मटर जिस एनवलप में से निकलती है, मटर का छिलका जिसको हम बोलते हैं ना, वो जो लंबा सा होता है जिसके अंदर मटर के दाने लगे होते हैं अंदर, है ना, उसको हम पॉट बोलते हैं। तो पॉट का शेप, पॉट का कलर, फ्लावर का पोजीशन, स्टेम लेंथ, यानी कि प्लांट की हाइट तो स्टेम पे डिपेंड करेगी ना। तो बेटा ये कैरेक्टर्स क्या किए उन्होंने स्टडी करे, जिसमें से कि बेटा राउंड सीड शेप क्या है बेटा, डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है, ठीक है। येलो डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। पॉट शेप फुल क्या है, डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पॉट कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। स्टेम की लेंथ है, प्लांट की हाइट टॉल क्या है, डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। डोमिनेंट रिसेसिव से बेटा आप इससे भी रिलेट कर सकते हो कि जो डोमिनेंट ट्रेट है ये ज्यादा देखने को मिलता है, रिसेसिव ट्रेट कम देखने को मिलता है। मोर ओवर डोमिनेंट और रिसेसिव प्लांट को अगर हम एक साथ क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो डोमिनेंट की हमेशा जीत होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। अब ये क्रॉस मैंने एक टर्म बोला है ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं मैं क्रॉस क्या, क्रॉस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम आपस में क्या कराएंगे, प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराएंगे, प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराएंगे। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर स्टेमन है, स्टेमन के अंदर एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है बेटा, मेल गैमीट है। तो मेंडल भाई साहब जी क्या करते थे बेटा, 2 प्लांट्स लेते थे जिनको आपस में रिप्रोड्यूस कराना चाहते हैं। जो एक प्लांट लिया बेटा उसमें से फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकाल कर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर छोड़ देते थे। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन छोड़ दिया, पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब में से मेल गैमीट जाएगा, फीमेल गैमीट के पास, फीमेल गैमीट के पास हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। और एक और चीज याद करो, और क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वेरी गुड, सीड बनता है। अब जो भी सीड बनता था बेटा उसके बाद वो उसको कलेक्ट कर लेता था और जाके उसको सॉइल में सो कर देता था, सॉइल में डाल देता था। अब सॉइल में से जब बेटा वो प्लांट निकल कर आता था तो वो देखता था कि लेट्स सी अब क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा टॉल प्लांट लिया, पी का एक प्लांट लिया शॉर्ट, है ना, उन दोनों के बीच में इस तरीके से क्रॉस कराया, पॉलन ग्रेन लेके मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से वो कराया, क्रॉस कराया, फर्टिलाइज कराया और सीड मिल गया। अब वो बेटा एक्साइटेड था कि क्या होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये करके चल रहा था कि अगर मैं टॉल प्लांट लूंगा और एक बॉक्स प्लांट लूंगा तो जब इनका बच्चा होगा, है ना। इट्स अ वेरी लेम टर्म टू से लाइक दैट, बट आपको समझाने के लिए बोल रही हूं बेटा, जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो क्या होगा। ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हो मैम मीडियम हाइट का प्लांट बनेगा, नहीं बेटा मीडियम हाइट का प्लांट नहीं बना, जो प्लांट बने बेटा वो टॉल बने। इसी के बाद उसने क्या दिया बेटा, अपने लॉज दिए जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि पहला लॉ है वो यही कहता है, पहला लॉ है बेटा वो यही कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है बेटा, अगर आप मतलब अगर आप दो अलग-अलग दो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव को क्या करोगे बेटा, है ना, दो अलग-अलग टाइप के दो अलग-अलग प्लांट्स को आप क्या करोगे बेटा, आप क्रॉस कराओगे। और अगर वहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन बन गई तो उसमें से एक एलील जो होगा स्ट्रांग होगा, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब व्हेन अ इनहेरिटेड पेयर ऑफ टू एलील इज हेटेरोजाइगस, द एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट व्हाइल द अदर इज रिसेसिव। अभी भी ये बहुत सारे बच्चों के साथ कैसे गया होगा, सुनो। देखो बेटा ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, जिसमें हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि मेंडल ने क्या किया बेटा, मेंडल ने प्लांट लिया, ठीक है, जो कि क्या था, टॉल था, कैपिटल टी प्लांट क्या होगा, टॉल। दूसरा प्लांट लिया स्मॉल टी प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ। अब उसने प्लांट लिए, अब प्लांट को क्रॉस कराएगा, क्रॉस कराना मतलब रिप्रोड्यूस कराना, रिप्रोड्यूस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमीट्स, गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, यानी कि वहां पे केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में से केवल एक टी आ गया, इन दोनों में से केवल एक स्मॉल टी आ गया। मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में क्या करेगा बेटा, फ्यूज करेगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से आधा डीएनए यहां से आया, डीएनए यहां से आया, समझ रहे हो बेटा, आधे क्रोमोसोम यहां से आया, आधे क्रोमोसोम यहां से आया, मेल फीमेल गैमीट मिलके एक हो गए। तो कैपिटल टी यहां से आया, स्मॉल टी यहां से आया। अब बेटा यहां पे क्या कंडीशन बन गई, यहां पे कंडीशन बन गई ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा कंडीशन को, हेटेरोजाइगस कंडीशन। मुझे जल्दी बताओ बेटा, अगर यहां पे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो इसमें से बेटा आप बताओ ये जो प्लांट होगा ये किस तरीके का होगा, फिनोटाइप क्या होगा, ये प्लांट कैसा दिखेगा, किसकी बात मानेंगे, स्ट्रांग वाली की मानेंगे मैम, वेरी गुड। तो यहां पे कंडीशन तो क्या होगा, जीनोटाइप क्या हो गया, हेटेरोजाइगस, ठीक है, जीनोटाइप हो गया हेटेरोजाइगस। और ये जो फिनोटाइप है ये फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, प्लांट दिखने में कैसा होगा, वेरी गुड, टॉल, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, ये कंडीशन बनी। और इसके बाद मेंडल ने कहा कि देखो भाई जब अलग-अलग दो जीन्स आ जाते हैं तो उन दोनों में से हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रांग होता है और जो स्ट्रांगर वाला होता है एलील, जो स्ट्रांगर वाला जीन होता है वो डोमिनेंट कहलाता है, मतलब जो अपना इफेक्ट दिखा पाता है वो डोमिनेंट होता है। उसने ये बात कही, उसने कहा था जो अपना इफेक्ट दिखा पाता है वो डोमिनेंट होता है। उसके बाद बेटा क्या किया था हमने, याद करो, हमने क्लास में किया है। इसके बाद उन्होंने जितने भी F1 जनरेशन बनी, ये पेरेंट्स हैं, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो F1 जनरेशन में बेटा इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स बने। तो उसने F1 जनरेशन का एक प्लांट लिया और एक और प्लांट लिया, उनको आपस में रिप्रोड्यूस कराया। अब जब आपस में रिप्रोड्यूस कराया बेटा तो अलग-अलग तरीके के प्लांट्स मिले, जिसमें कि बेटा कैपिटल टी टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, जिसमें से बेटा क्या था
3 टॉल थे और ये स्मॉल टी वाला ड्वार्फ था। तो यहाँ पे बेटा जो रेशियो देखने को मिला है ना, फिजिकल अपीयरेंस अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो हमको यहाँ पे बेटा जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना, देखने में आपको बेटा ये तीनों टॉल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो क्या हो गया 3:1, 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें यानी कि जीन कॉम्बिनेशन की बात करें, तो आप देखोगे बेटा आपको जीन कॉम्बिनेशन ये वाला भी दिख रहा है, जीन कॉम्बिनेशन ये वाला भी दिख रहा है और जीन कॉम्बिनेशन ये वाला भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले कितने प्लांट्स हैं यहाँ पे, ऐसे वाले कितने हैं 1, ऐसे वाले कितने हैं 2 और स्मॉल टी वाले कितने हैं 1। तो इस कंडीशन, ठीक है, ये रेशियो क्या कहलाएगा बेटा, दिस विल बी 1:2:1, ठीक है। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। प्लीज लेट मी एम्फसाइज ऑन दिस बेटा, ये अपने आप में काफी एक डिटेल्ड क्या है टॉपिक है। दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो है ना। कई बोल रहे मैम आपने तो उड़ा दिया बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि एक रिवीजन वीडियो, हम कांसेप्ट्स को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपको वक्त देना होगा, आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बैठ के 1 घंटा समझना होगा, आपको उसको ढेर सारे आपको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तभी आप इस टॉपिक पे पकड़ बना पाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा हमने और क्या डिस्कस किया था क्लास में, हमने बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी बात करी थी। जैसे बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस, बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम प्लांट की हाइट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फ्लावर के कलर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही बेटा एक कैरेक्टर की बात हो रही थी। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया जाता है। जैसे कि बेटा फ्लावर, सॉरी, जैसे कि सीड का शेप, सीड का कलर, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करा। मतलब बेटा मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने प्लांट लिया जिसके सीड्स क्या थे, येलो कलर के थे और उन सीड्स की शेप क्या थी, राउंड। तो वो 2 कैरेक्टर्स ने क्या कर लिया, स्टडी कर रहा है। एक और प्लांट लिया, उस वाले प्लांट में सीड की शेप क्या थी, रिंकल्ड और कलर क्या था, ग्रीन, है ना। तो अब उसने सोचा कि चलो देखता हूं एक येलो राउंड वाले प्लांट को, ऐसा प्लांट जिसके येलो राउंड सीड्स है वो ले लिया, एक ऐसा प्लांट जिसके सीड्स क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड है वो ले लिया। अब वो देखना चाहता था कि मैं आपस में इनको रिप्रोड्यूस कराऊंगा तो क्या होगा, है ना। उसको लगा था जो प्लांट होंगे या तो सारे येलो राउंड वाले होंगे या फिर सारे ग्रीन रिंकल्ड वाले होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे येलो राउंड वाले भी कुछ प्लांट बने, बट ऐसे भी कुछ प्लांट बने जिनकी सीड की शेप तो क्या थी, राउंड थी, बट वो ग्रीन कलर के थे। दोनों पेरेंट में से एक भी पेरेंट ऐसा नहीं है, देख लो जरा, नए कॉम्बिनेशंस बनकर आए, है ना। F2 जनरेशन में याद करो बेटा अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनकर आए, ठीक है। तो अलग-अलग कॉम्बिनेशंस जो बने थे बेटा, याद करो किस रेशियो में बने थे, 9:3:3:1। ये हमारा क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोटाइपिक रेशियो है, ये आपको अच्छे से याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस था। इसके अलावा बेटा हमारा छोटा सा क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन का। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या, वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन के जो एक नया इंडिविजुअल बनेगा रिप्रोडक्शन के बाद उसका सेक्स क्या होगा, राइट, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, वैरी करता है। अगर हम बेटा बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम अगर XX है तो फीमेल, XY है तो हाँ तो मेल, राइट। बट अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमारे रेप्टाइल्स हो गए, टर्टल्स हो गए बेटा, वहां पे ना टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेक्स होगा, है ना, वो मेल होगा या फीमेल होगा। जो नया टर्टल आने वाला है, जो नया क्रोकोडाइल आने वाला है ना, या जो नया कोई रेप्टाइल आने वाला है ना, सब में अलग-अलग होता है बेटा, वैरी करता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जिस टेंपरेचर पे टर्टल्स के वो एग रहते हैं, ठीक है, जिस टेंपरेचर पे बेटा टर्टल्स के वो एग रहते हैं उसके इंक्यूबेट होंगे ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो एग्स बेटा, अगर वो फर्टिलाइज्ड एग बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पे इंक्यूबेट हो रहे हैं तो दे विल बी फीमेल। अगर वो बेटा थोड़े लो टेंपरेचर पे हैं तो दे विल बी मेल। एक्चुअली एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस अंडे में से मेल निकलेगा या फीमेल, ठीक है। अगर हम स्नेल्स की बात करें तो भाई अलग लेवल पे खेल रहे हैं, प्रो लेवल पे हैं। ये तो बेटा अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं, दे कैन कन्वर्ट मेल फीमेल, ये सब दे कैन चेंज देयर सेक्स डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बेटा। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल या सेक्स ऑफ द बेबी इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन मेल पेरेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, है ना, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो अब हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि देखो भाई ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देयर आर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें कि जो आखिरी पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। सेक्स क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में वैरी करते हैं। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY और फीमेल के अंदर होते हैं XX, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आप बताओगे फादर XY है, मदर XX है। फादर के अंदर स्पर्म बनेंगे, स्पर्म 2 तरीके के बनते हैं, कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर X होता है, कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर Y होता है, ठीक है। मदर के जितने भी एग्स होते हैं बेटा सब में XX होता है। अब ये डिपेंड करता है एक्चुअली फादर के ऊपर। अगर फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल मदर के X क्रोमोसोम वाले ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो XX साथ आ गया, तो व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, फीमेल, राइट। और अगर बेटा Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल फीमेल के ओवम के साथ क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो X और Y एक साथ आ गया, व्हाट विल बी द सेक्स, दैट विल बी मेल, राइट। XY दैट विल बी द मेल। इस तरीके के बेटा क्या आते हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लीज इस तरीके से प्लीज अपना आंसर लिखकर आएंगे। एंड एज आई सेड बेटा दिस वाज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, राइट, इट हैज टू बी क्विक। इस चैप्टर को बेटा कंप्लीट तब मानना है जब तक इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो जाए। कौन कराएगा, अरे मैं कराऊंगी। एनवायरनमेंट, आप ये टर्म बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। एनवायरनमेंट क्या होता है, यही एक अकेली ऐसी चीज है बेटा समझने वाली है पूरे चैप्टर में, 10% लो। मैंने कहा इकोसिस्टम के अंदर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, तो ये क्या है बेटा, कौन किसको खा रहा है, इस सीक्वेंस को फूड चेन बोलते हैं। वैसे ही बेटा कांसेप्ट होता है फूड वेब का। फूड वेब क्या है इसको थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फूड चेन। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्धि, मैं आपकी बालाजी मेडिकल एजुकेटर एंड आई होप आप लोगों की बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नहीं भी चल रही तो आई नो इस टाइम पे स्ट्रगल चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे कुछ ऐसी वीडियोस, हाउ टू कवर होल सिलेबस इन जस्ट 1 मंथ, है ना। आई नो, आई कैन रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड। इस टाइम पे बेटा क्या किया जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमको पढ़ा दे भाई, है ना, हमें कम टाइम में कम शब्दों में ज्यादा कोई समझा दे। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, तुम्हारी बात मेरे पास पहुंच चुकी है। इसलिए आज के सेशन में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है बेटा, ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस। 80 मार्क्स का पेपर आपका होगा, उसमें से 5 मार्क्स का बेटा ये अकेला चैप्टर आने वाला है। मुफ्त के मार्क्स है बेटा, मुफ्त के। फ्री की चीजें सबको अच्छी लगती है, यस, तो हमको भी भाई फ्री के मार्क्स चाहिए, बट थोड़ी सी उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और बेटा ट्रस्ट मी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप एक ऐसा बच्चा हो जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो बेटा आज का ये छोटा सा आधे घंटे का लेक्चर भी जो है बेटा आपको पूरा चैप्टर समझा जाएगा। तो अगर पहले पढ़ चुके हो, रिवाइज करना है, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, ट्रस्ट मी बेटा बहुत इजी है, सब समझ आ जाएगा। क्या करना है, जस्ट मेरे को बहुत ध्यान से सुनना है, अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठनी है। स्टार्ट करें, आगे दीजिए, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेटा माइंड मैप्स की मदद से यानी कि फ्लो चार्ट, टेबल्स, डायग्राम की मदद से चैप्टर को समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है आर एनवायरनमेंट। सबसे पहले उसका मतलब समझ लेते हैं बेटा। एनवायरनमेंट, आप ये टर्म बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग्स को बोला जाता है, राइट। सबकी सराउंडिंग्स अलग है। अगर मैं इस टाइम दिल्ली में हूं तो बेटा दिल्ली की सराउंडिंग्स अलग है। सराउंडिंग्स का मतलब बेटा यहाँ का टेंपरेचर अलग है, यहाँ का पानी थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पे सॉइल थोड़ी अलग टाइप की है, यहाँ पे प्लांट्स अलग टाइप के पाए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं किसी ऐसे पर्सन की बात करूं जिस टाइम फॉर एग्जांपल राजस्थान के किसी डेजर्ट एरिया में बैठा है तो बेटा क्या उसकी सराउंडिंग बिल्कुल मेरी जैसी होगी, नहीं। वहां की सॉइल अलग है, वहां का टेंपरेचर अलग है, वहां पे पाए जाने वाले प्लांट्स अलग है। इसी के बेसिस पे बेटा टर्म आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये कहता है कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में अलग-अलग सिस्टम बने हुए हैं और ये सिस्टम क्या होते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में इकोसिस्टम का मतलब ये है, इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होता है और हर इकोसिस्टम का अपना एक यूनिक
अपना एक यूनिक क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है। हम अभी भी नहीं समझ आया। एग्जांपल देती हूं बेटा, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं। पॉन्ड अपने आप में इकोसिस्टम है, लेक अपने आप में इकोसिस्टम है, माउंटेन अपने आप में इकोसिस्टम है, राइट। तो अगर हम इस अर्थ पे देखें, बहुत बड़ा है अर्थ, अर्थ की बेटा हर पार्ट एक सेम नहीं है। पॉन्ड अलग है, रिवर अलग है, ओशन अलग है, माउंटेन अलग है, डेजर्ट अलग है, ग्रासलैंड अलग है ना, फॉरेस्ट अलग है। तो इकोसिस्टम क्या है बेटा, इकोसिस्टम अपने आप में छोटा सा एक बोल सकते हैं सिस्टम होता है जहां पे दो चीजें प्रेजेंट होती है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, लिविंग मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बेटा इकोसिस्टम के अंदर वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं। तो अगर मान लो बेटा ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, ये क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे पाए जाने वाली जितनी भी लिविंग चीजें होंगी वो उसके बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट कहलाएंगी। तो बेटा पॉन्ड के अंदर या पॉन्ड के आसपास ये सब जो सब कुछ है बेटा, ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। अब इसके अंदर जो भी लिविंग है, लिविंग क्या होगा भाई, लिविंग यहाँ ये होगा, जो प्लांट्स है वो लिविंग है ना। हो सकता है इस पॉन्ड के अंदर मछलियां हो, वो लिविंग है, ये फ्रॉग लिविंग है भाई, ये स्नेल लिविंग है। यहाँ पे बेटा पानी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया लिविंग है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी लिविंग होगा वो उसका बायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा। बट बेटा क्या यहाँ पे सिर्फ लिविंग चीजें हैं? नहीं, यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग चीजें भी है, जैसे कि सन से आ रही सनलाइट, पॉन्ड के अंदर का पानी है ना, यहाँ की सॉइल, यहाँ पे प्रेजेंट जो रॉक्स है, स्टोन्स है, राइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेंपरेचर, रेनफॉल, ये सब क्या हो गया बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो कोई भी इकोसिस्टम है, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे लेक हो, चाहे रिवर हो, चाहे ओशन हो, चाहे ग्रासलैंड हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, वो दो चीजों से मिलकर बनाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में सारी नॉन लिविंग चीजें आ गई, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेंपरेचर, रेनफॉल, पीएच एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब बायोटिक की बात जब हम करते हैं, यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको तीन कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्रोड्यूसर, दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर, तीसरी कैटेगरी है डीकंपोजर। बहुत ही ध्यान से सुनिए, किसी भी इकोसिस्टम में अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाना बनाने का काम कर रहा है तो उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है, खाना बना रहा है। खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, वेरी गुड, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। तो बेटा अब तो सोचो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं, भाई प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, वेरी गुड, याद करो लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, वेरी गुड, साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पूछे कि भाई इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे प्लांट्स प्रोड्यूसर हो सकते हैं भाई, कुछ होते हैं, हो सकते हैं, क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। ये एग्जांपल हो गए। अब बेटा आप देखो जब हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो एक तरीके का ऑर्गेनिज्म कौन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर कौन हो गए भाई, प्रोड्यूसर हो गए प्लांट्स, प्रोड्यूसर हो गए प्लांट्स। प्लांट्स खाना बनाने का काम करेंगे। अब मुझे बात बताओ बेटा, इन प्लांट्स को कोई खाएगा, वेरी गुड, है ना, ये ग्रास हॉपर इस ग्रास को खाएगा, ये ग्रास हॉपर इस ग्रास को खाएगा, तो ग्रास हॉपर हो गया कंज्यूमर। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब मान लो बेटा एक स्नेक है जो इस ग्रास हॉपर को खाएगा, इसने भी तो इसको कंज्यूम किया ना, स्नेक ने इसको कंज्यूम किया, स्नेक ने इसको खाया, तो स्नेक विल बी नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि इसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया। स्नेक को मान लो कोई ईगल, ईगल या हॉक, कोई वल्चर, है ना, बाज जिसको बोलते हैं, वो खा गया, राइट। तो यहाँ पे दिस विल बी नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होते हैं भाई, कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों को खाते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना रहे। तो ग्रास हॉपर है, स्नेक है या हॉक है, दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन फूड, दे आर ईटिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बेटा दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। अगर वो प्रोड्यूसर को खा रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर, अगर प्राइमरी कंज्यूमर को कोई खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को अगर कोई खा रहा है तो टर्शियरी कंज्यूमर कहलाएगा। इसके अलावा बेटा अगर हम इनके मतलब जैसे हमने कहा कि भाई जो ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हो गए, ठीक है, तो दूसरों को खा रहे हैं वो कंज्यूमर हो गए। अब कंज्यूमर भी बेटा डिपेंडिंग अपॉन उनकी डाइट कैसी है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर उनकी प्लांट बेस्ड डाइट है तो हर्बीवोर हो गए, अगर उनकी एनिमल बेस्ड डाइट है वो मीट मांस खाने वाले एनिमल है तो कार्निवोर हो गए, अगर वो दोनों तरीके की चीजें खा लेते हैं तो ओमनिवोर हो गए। फिर आ जाते हैं बेटा डीकंपोजर पे। डीकंपोजर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं दूसरी ऑर्गेनिज्म्स की डेड बॉडी को। जैसे कि अगर आपने सुना हो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स कौन से होते हैं, आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है, वेरी गुड। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, कोई मरी हुई सड़ी हुई गली हुई चीजों को बहुत पसंद है, उसके ऊपर जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, उसको बेटा वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उनकी बॉडी को डीकंपोज कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट आल्सो हैपेंस इन द इकोसिस्टम आल्सो। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें बेटा, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर बेटा सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है। इकोसिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। यहाँ पे बायोटिक की बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स तीन तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्रोड्यूसर को कोई खा ले तो हो गया कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा। मान लो बेटा किसी कारण ना, मान लो ये बूढ़ा हो गया, किसी कारण इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, क्या हो गया भाई, किसी कारण मान लेते हैं इसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब ये देखो ऐसे पड़ा है ना। अब क्या होगा बेटा, अब इसकी बॉडी डीकंपोज होना शुरू होगी, इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगस क्या होंगे बेटा, आएंगे, ग्रो करेंगे, इसको खाएंगे और धीरे धीरे इसकी बॉडी क्या होगी, डीकंपोज होगी। अब जब इसकी बॉडी डीकंपोज होगी तो क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा। अब इसकी बॉडी बेटा धीरे धीरे डीकंपोज होगी तो उसकी वजह से ये होगा, उसकी बॉडी के अंदर बेटा जो भी न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे, इसकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, बोन्स होंगी, मसल्स होंगी, सब चीजें होंगी। अब बोन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, वेरी गुड, है ना। वैसे बेटा डीएनए सब क्या होगा बेटा, डिस्ट्रॉय होगा, डीकंपोज होगा। कहने का मतलब उसमें क्या निकलेगा, उसमें बहुत सारा फास्फोरस निकलेगा। अब जब इसकी बॉडी डीकंपोज होगी तो बेटा वो सारी की सारी चीजें निकल के उसकी बॉडी के जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कहने का मतलब है जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहां चले जाएंगे बेटा, वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे। अब बेटा सॉइल के अंदर की न्यूट्रिएंट्स को कौन लेगा, वेरी गुड भाई, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को लेकर ग्रो डेवलप करने का काम किसका होता है, प्लांट्स का होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा सॉइल में आ गए, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स लेंगे, प्लांट्स इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मदद से ग्रो एंड डेवलप करेंगे। जब ग्रो एंड डेवलप करेंगे तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे, और जब फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे तो वही खाना वो खुद के लिए यूज करेंगे और बाद में कोई और ऑर्गेनिज्म उनको खाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। वापस आ जाते हैं बेटा इकोसिस्टम की डेफिनेशन पे, यहाँ पे जो लिखी नहीं है बट मैं बता रही हूँ, सुनो। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक तरीके का ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लिविंग यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्शन करते हैं और वो पूरे इकोसिस्टम को वर्क करते हैं मिलजुल के। अभी भी नहीं समझ आया, दोबारा समझाती हूँ। यही अकेली ऐसी चीज है बेटा समझने वाली है, पूरे चैप्टर में 10% लो। मैंने कहा इकोसिस्टम के अंदर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम सिस्टम है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों साथ एग्जिस्ट करती हैं और आपस में दोनों दूसरे की क्या करते हैं बेटा, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में दोनों इंटरेक्ट करते हैं। एग्जांपल बेटा, जब तक प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जब तक प्लांट को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स नहीं मिलेंगे बेटा वो ग्रो एंड डेवलप करके फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जब तक उसको एयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये जो प्लांट है ये लिविंग है, ये दूसरी नॉन लिविंग चीजों पे क्या है, डिपेंडेंट है। इसको सन की जरूरत है, एयर की जरूरत है, सॉइल की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, यानी कि ये लिविंग चीज भी क्या है, दूसरी नॉन लिविंग चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरी गुड। अब बेटा मान लो इसने दूसरी नॉन लिविंग चीजों की मदद से खाना बना लिया। अब इसने खाना बनाया इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहा। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सिंथेसाइज करते हैं, खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स वगैरह की मदद से इसने क्या करा, खाना बनाया। अब बेटा इस खाने को कौन खाएगा, मान लो किसी गोट ने इस प्लांट को खाया तो गोट क्या कहलाएगी, वेरी गुड, गोट विल बी नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि इसने प्रोड्यूसर को खाया, कंज्यूम किया, इसने अपना खाना खुद नहीं बनाया प्रोड्यूसर की तरह, इसने इसको खाया तो दिस विल बी नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। गोट को बेटा मान लो कोई
लाइम खा गया तो लाइम विल बी नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। वेरी गुड। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, अब प्रोड्यूसर को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा और उस दूसरे को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, प्लांट को या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और इस दौरान क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है, तो बेटा खाना खाते हैं, व्हाई डू वी ईट फूड, क्योंकि फूड से एनर्जी मिलती है। वेरी गुड। तो बेटा जब इस गोट ने इस प्लांट को खाया तो उसने तो अपना खाना खाया ना, और खाने से एनर्जी मिलती है, तो भाई इस गोट को किससे एनर्जी मिली है, प्लांट से एनर्जी मिली है। वैसे बेटा लायन जब इस गोट को खाएगा तो लायन को गोट से एनर्जी मिलेगी। तो यही कह रहा है कि जब फूड की फॉर्म में जब एक दूसरे को लोग खाते हैं, है ना, लोग नहीं खाते एक दूसरे को, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसके बाद बेटा आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड पे समझाया कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को डिकंपोज करते हैं डिकंपोजर्स, और जब उनकी बॉडी डिकंपोज होती है तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ डेवलप करते हैं। तो समझ रहे हो बेटा, ये प्लांट्स के सॉरी ये कंज्यूमर इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो, समझो भाई, समझो मेरी बात समझो। तो मैं दोबारा समझाती हूँ बेटा, जब तक ये डिकंपोजर सॉइल के अंदर मिनरल्स नहीं डालेंगे तब तक ये नहीं ग्रो कर पाएंगे, ये नहीं ग्रो कर पाएंगे तो इनको खाना नहीं मिलेगा, इसको खाना नहीं मिलेगा तो इसको खाना नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, तो भाई डिकंपोजर है, गैंगस्टर तो ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है भाई, डिपेंडेंट है। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट, प्रोड्यूसर डिकंपोजर के ऊपर डिपेंडेंट है, कब वो मिनरल देगा, कब मैं ग्रो करूंगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और डिकंपोजर भी भाई इनके ऊपर डिपेंडेंट है, कब ये मरेंगे, कब मैं उनकी बॉडी डिकंपोज करूंगा, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो यही हम कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में क्या होता है भाई, दो चीजें होती हैं, लिविंग नॉन लिविंग, और सब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो इकोसिस्टम होते हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये नेचुरल हो सकते हैं, ये मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल मतलब ऐसे इकोसिस्टम जो खुद ब खुद नेचर ने खुद बनाया, हमने उनको नहीं बनाया। पॉन्ड को, रिवर, लेक, माउंटेन, ओशंस, क्या हमने ये बनाया, नहीं, ये नेचर ने बनाया है। तो ऐसे इकोसिस्टम जो नेचुरली खुद है, खुद नेचर में बने हैं, और ना ही हम उनको कोई मेंटेन करने के लिए एफर्ट करते हैं, तो ऐसे इकोसिस्टम को नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं बेटा, यानी कि लैंड बेस्ड, जमीन पे जो है, जैसे कि डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है। एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है, यानी कि पानी वाली इकोसिस्टम, जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, सी है। क्या फर्क है, रिवर, लेक, पॉन्ड में फ्रेश वाटर होता है, सी ओशन में मरीन वाटर, सॉल्टी वाटर होता है। अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इनको इंसान ने बनाया है। अब क्या कोई इंसान इकोसिस्टम बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक गार्डन का, हम गार्डन अपनी मर्जी से बनाते हैं, हम चूज करते हैं, हम ये वाला पौधा लगाएंगे, ये वाला पौधा नहीं लगाएंगे, ये वाला फ्लावर लगाएंगे, ये वाला फ्रूट वाला पेड़ लगाएंगे, वाला नहीं लगाएंगे। तो मैंने अपनी मर्जी से वहां पे पेड़ पौधे लगाए, राइट, वहां पे लिविंग प्लांट्स है। अब बेटा प्लांट्स होंगे तो वहां पे कुछ इंसेक्ट्स भी आएंगे, कुछ बटरफ्लाइज आएंगी, कुछ अर्थवर्म्स आएंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे सॉइल में, तो सब लिविंग चीजें वहां पे है, बिल्कुल है। अब बेटा एक बात बताओ, अब कोई गार्डन है तो वहां पे बेटा सॉइल होगी जो कि नॉन लिविंग है, वहां पे वाटर होगा जो कि नॉन लिविंग है, वहां पे सनलाइट होगी जो कि नॉन लिविंग है, वहां पे कुछ रॉक्स होंगी, पेबल्स होंगे, स्टोन्स होंगे, नॉन लिविंग है। तो अब बेटा गार्डन को अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो क्या होगा बेटा, एक पॉइंट के बाद उनको पानी देना छोड़ दूंगी तो प्लांट्स मर जाएंगे, राइट, प्लांट्स मर जाएंगे। प्लांट्स मर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, उसकी वजह से वहां पे जो छोटे-मोटे इंसेक्ट्स थे उनको खाना नहीं मिलेगा, वो भी मर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं चाहती हूं कि मेरा गार्डन अच्छे से काम करे तो बहुत जरूरी है कि मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, उन पेड़ पौधों को पानी देना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही बेटा अगर हम बात करें बाकी के इकोसिस्टम की जिनको ह्यूमन ने बनाया है, फॉर एग्जांपल बेटा क्रॉप फील्ड, जब किसान खेती बाड़ी करता है तो उसकी एग्रीकल्चर फील्ड क्या है बेटा, एक मैन मेड इकोसिस्टम है, उसने खुद चूज किया कि मैं ये फसल लगाऊंगा, राइट। वहां पे प्लांट्स है बेटा, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स है, बैक्टीरिया है, सॉइल है, एयर, वाटर, टेंपरेचर, सनलाइट, सब कुछ है ना। तो क्रॉप फील्ड हो गई, गार्डन हो गया, पार्क हो गया, एक्वेरियम हो गया, पोल्ट्री हो गया, जू हो गया। अब यहाँ पे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम का पानी हमको डेली या एक दो दिन में क्यों बदलना पड़ता है, हर एक दो दिन में हमको एक्वेरियम का पानी से बदलना पड़ता है, क्योंकि एक्वेरियम जो है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वो खुद को बेटा पॉन्ड में, रिवर में, ओशन में जाकर पानी बदलते हो, क्या बोलते हो, अरे मम्मी आज संडे है, आज मुझे जाकर समुद्र का पानी चेंज करना है, कहीं वहां पे मछलियां मर ना जाए। बट बेटा आपको एक एक्वेरियम का पानी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्वेरियम का पानी नहीं बदलोगे तो पानी थोड़े टाइम बाद गंदा हो जाएगा, वहां पे जो भी फिशेस है ना, उनकी जो भी वेस्ट है, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, पानी में इकट्ठा होता रहेगा, पानी में इकट्ठा रहेगा तो बेटा वो टॉक्सिक हो जाएगा और मछलियां मर जाएंगी। सोचने की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एक्वेरियम। एक्वेरियम के अंदर बेटा आपने फिशेस तो डाल दी, बट एक्वेरियम के अंदर डिकंपोजर नहीं है। डिकंपोजर क्या करते हैं बेटा, ये सब वेस्ट वाली चीजों को डिकंपोज कर देते हैं, बट क्योंकि आपके एक्वेरियम के अंदर वो नेचुरली वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके घर के पानी के अंदर नहीं है, तो बैक्टीरिया और बाकी डिकंपोजर्स प्रेजेंट नहीं है एक्वेरियम के पानी में, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर वो सारा वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, और वो इकट्ठा होकर पानी को बहुत ही टॉक्सिक बना देता है, पॉइजनस बना देता है, जिसकी वजह से हम सुनते हैं कि कई बार मछलियां मर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई पानी को साफ करते रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गए। अब जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में देखते हैं बेटा, हमने देखा कि प्लांट्स को कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे बेटा फूड चेन की बात कर लेते हैं। फूड चेन के साथ साथ बेटा फूड वेब की बात होती है। फूड चेन क्या है बेटा, किस सीक्वेंस में कौन किसको खा रहा है वो फूड चेन है। तो प्लांट को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, ये फूड चेन है भाई। हाँ, तो ये क्या है बेटा, कौन किसको खा रहा है, इस सीक्वेंस को फूड चेन बोलते हैं। वैसे ही बेटा कांसेप्ट होता है फूड वेब का। फूड वेब क्या है इसको थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फूड चेन। कौन किसको खाता है वो फूड चेन होता है। अब फूड चेन में काम आता है बेटा ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल मतलब किसकी क्या पोजीशन है फूड चेन में, ठीक है। आप क्लास 30 क्लास के बच्चों में आपकी क्या पोजीशन है, वो आपकी रैंक है। वैसे ही भाई फूड चेन में कौन किसकी पोजीशन क्या है, वो उस रैंक को उस पोजीशन को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। आपको यहाँ पे एक फूड चेन दिख रही होगी, ट्री को खाया डियर ने, डियर को खाया लाइन ने, ये फूड चेन है। इस फूड चेन में सबसे पहले कौन है, ट्री। तो ट्री को हम बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल 1 है। ये क्या है बेटा, सेकंड नंबर पे है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है। थर्ड नंबर पे ये ट्रॉफिक लेवल 3, इसकी क्या है बेटा, इसकी थर्ड पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो बेटा इस पूरी की पूरी फूड चेन में 1 2 3 4 5 ऑर्गेनिजम्स हैं। इन 5 ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो सबसे पहले है। तो ये T1 हो गया, ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5। अब मैं कहूंगी बताओ भाई इस फूड चेन में फ्रॉग का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो आप कहोगे मैम 1 2 3, फ्रॉग का ट्रॉफिक लेवल 3 है, वो थर्ड नंबर पोजीशन पे है, राइट। तो इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ प्लांट कौन सा ट्रॉफिक लेवल पे, तो आप कहोगे मैम प्लांट तो हमेशा सबसे पहले होते हैं फूड चेन में। यस, तो ये याद रखना है, फूड चेन में सबसे पहली पोजीशन हमेशा किसको दी जाती है, प्लांट्स को। तो प्लांट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है। वैसे ही बेटा ट्रॉफिक लेवल 2, ये ट्रॉफिक लेवल 3, ये ट्रॉफिक लेवल 4 है ना। ट्रॉफिक लेवल 5 होता तो 5 हो गया। तो किस फूड चेन में कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी रैंक पे कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, राइट। चलिए बेटा, अब यहाँ पे बेटा थोड़ा और इसको और डिटेल में लेकर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेटा एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन दी है। यहाँ पे बेटा एक प्लांट है, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, तो ग्रास हॉपर क्या हो गया बेटा, ग्रास हॉपर क्या कहलाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट प्रोड्यूसर है, खाना बना रहा है, ग्रास हॉपर प्लांट को खा रहा है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। ग्रास हॉपर को एक माउस ने खा लिया, माउस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये इसका ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया। माउस को एक स्नेक ने खाया, तो स्नेक ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया। स्नेक क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। वैसे ही बेटा टर्शियरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर, तो ट्रॉफिक लेवल 5। वैसे ही बेटा अगर एक्वाटिक फूड चेन की बात करें, यहाँ पे टर्म लिखा है फाइटोप्लैंक्टन। ये डायग्राम दिखाने का एजेंडा ही पूरा ये था कि मुझे तुमको ये बताना फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं। बेटा जब हम किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होते हैं बेटा, पानी के सरफेस पे बहुत ही छोटे-छोटे बैक्टीरिया है ना, और बाकी कुछ ऐसे एल्गी वगैरह होते हैं जो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, सनलाइट की मदद से खाना बना के फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के सरफेस पे रहते हैं, सनलाइट की मदद से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और इकोसिस्टम में खाना बनाने का काम करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन हमें पानी के अंदर मिलते हैं, खाना बनाते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर है, और इनको दिया गया है T1। वैसे बेटा फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले ऑर्गेनिज्म्स को ज़ूप्लैंक्टन बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमीबा है, पैरामीशियम है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो बेसिकली एक तरीके के ज़ूप्लैंक्टन हो गए। तो बेटा ज़ू से क्या याद आता है, एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स
सॉरी, जू से क्या जाता है एनिमल्स, एनिमल्स क्या अपना खाना कभी खुद बनाते हैं नहीं, तो जू प्लैंक्टन क्या है बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये कंज्यूम करते हैं, दूसरों को खाते हैं, ये दूसरों को खाते हैं, खुद नहीं बनाते, तो ये क्या हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। इसका क्या हो गया बेटा रैंक T2। वैसे ही जू प्लैंक्टन को कोई छोटी फिश खाएगी तो छोटी फिश क्या हो गई ट्रॉफिक लेवल 3, स्मॉल फिश को कोई बड़ी फिश खाएगी ट्रॉफिक लेवल 4, भाई बड़ी फिश को मान लो कोई किलर व्हेल खा गई तो ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 5। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी, टर्शियरी को क्वार्टरनरी, ठीक है, ये तो क्या हो गया ट्रॉफिक लेवल हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का बस यही है गाइस, एक ये और बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अब सुनो 10% लॉ क्या कहता है। 10% लॉ कहता है कि जब कोई भी फूड चेन की हम बात करते हैं तो फूड चेन में क्या होता है, फूड के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी का ट्रांसफर कितना होता है 10% होता है, वो ये कह रहा है। 10% लॉ ये कहता है कि जब किसी भी फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% एनर्जी आगे जाती है, बाकी सारी एनर्जी क्या होती है हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो मान लेते हैं कि भाई इस प्लांट के पास केवल क्या है 6000 जूल एनर्जी है, तो 10% लॉ ये कहता है कि भाई इसके पास जो 6000 जूल एनर्जी है, उस 6000 जूल एनर्जी में से ये क्या करेगा, बहुत सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा। और जब ये ग्रास हॉपर इस प्लांट को खाएगा तो इस ग्रास हॉपर को इस 6000 की केवल 10% एनर्जी मिलेगी, इसकी केवल 10% एनर्जी ही इसको मिलेगी। यानी कि अगर इसके पास 6000 जूल एनर्जी थी तो इसको केवल इसका 10% यानी कि 600 जूल ही मिलेगा। समझ रहे हो ना बेटा, 6000 का 10% 600 जूल, राइट। वैसे ही बेटा 10% लॉ यही कह रहा है बार बार कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% एनर्जी आगे जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या था, इस पे ध्यान दो, इसका केवल 10% आगे जाएगा। तो अगर इसके पास 600 जूल है तो 600 जूल का केवल 10% आगे जाएगा, तो 600 का 10% क्या हो गया भाई 60 जूल ही आगे जाएगा। 10% लॉ ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी ट्रॉफिक लेवल पर होती है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब वो एनर्जी जाएगी तो केवल उसका 10% आगे जाएगा। यानी कि अगर इसके पास 10, इसके पास 60 है तो इसका केवल 10% आगे जाएगा, यानी कि 60 का 10% क्या हो गया 6 जूल। तो आखिरी तक आते आते एनर्जी कितनी कम हो गई है, देख रहे हो बेटा, हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, जितनी भी एनर्जी आगे जा रही है उसका पिछली वाली का सिर्फ 10% आगे जा रहा है, ठीक है। ये 10% लॉ है। इसी के बेसिस पे बेटा आपको क्वेश्चन कराती हूं, ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन कराती हूं। इन द गिवन फूड चेन सपोज प्राइमरी कंज्यूमर हैज 45 जूल एनर्जी। अब बेटा ये फूड चेन है, ये फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2, ये ट्रॉफिक लेवल 3, सही बात है। ये क्या है मैम, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर को खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर, और ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बेटा क्वेश्चन में क्या दिया, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि प्राइमरी कंज्यूमर के पास 45 जूल एनर्जी है, प्राइमरी कंज्यूमर इसके पास कितनी एनर्जी है 45 जूल एनर्जी है। अब वो ये कह रहा है बताओ कितनी एनर्जी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होगी, तो इस पे किसके पास कितनी एनर्जी होगी वो पूछ रहा है। अगर इसके पास 45 जूल एनर्जी है यानी कि इसका केवल 10% ही आगे जाएगा। 45 का 10% क्या होगा बताओ भाई, 45 का 10% होगा 4.5 जूल। ये हो गया बेटा हमारा आंसर, सही है गाइस, ठीक है मैथमेटिक्स, हाँ ठीक है। अब आ जाती है बेटा फूड पे। फूड में ये कहता है कि देखो भाई प्रैक्टिकल देखो, जंगल में अगर भाई 150 अलग-अलग जानवर हैं तो कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं तो खुद को सिर्फ सांप से ही कटवा के खाऊंगा, मैं तो उसका ही खाना बनूंगा, नहीं भाई, है ना, नहीं जरूरी नहीं है ना। ये ग्रास हॉपर बैठ के वेट नहीं करेगा कि मैं तो फ्रॉग को ही खिलवाऊंगा खुद को, बेटा हो सकता है रैट उसको खा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी फूड चेन एक साथ चल रही है, बहुत सारी फूड चेन आपस में एक दूसरे को क्या करती है बेटा इंटरलिंक करती है, बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन से क्या बनता है फूड वेब बनता है। फिर आ जाते हैं बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है कि जब हम किसी भी फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन में खाने के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी क्या होते हैं आगे की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं इस फूड चेन का एग्जांपल लूं तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 4। पानी के अंदर कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स जिस पानी में है उस पानी में मान लेते हैं बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स हैं, वो पानी से सारे केमिकल्स प्लांट्स में जाएंगे। प्लांट्स को जब छोटी फिश जाएंगी तो वो केमिकल छोटी फिश में जाएंगे, छोटी फिश को जब कोई बड़ी फिश खाएगी तो वो केमिकल छोटी फिश की बॉडी के अंदर से, ठीक है, तो वो इसके अंदर जाएंगे। अब बेटा इस मछली को पकड़ के तुम ले गए अपने घर और तुमने खाया इस मछली को, तो बेटा वो सारे केमिकल्स तुम्हारी बॉडी में जाएंगे। बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है, बायो मतलब लिविंग, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा हो जाना। बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है कि मान लेते हैं कि इसके पास क्या है केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। अब जब बेटा ये केमिकल जब इसकी बॉडी में तो उसका कंसंट्रेशन कम था, जब जैसे जैसे आगे आगे बेटा को कंज्यूम किया जाएगा तो केमिकल की कंसंट्रेशन क्या होगी बढ़ जाएगी, केमिकल्स की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी। बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है कि जैसे जैसे हर ट्रॉफिक लेवल पे केमिकल आगे आगे जाता है तो उस केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती जाती है, यानी कि हायर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा केमिकल प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि बेटा प्लांट में सबसे ज्यादा कम केमिकल पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा केमिकल हायर ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाएंगे। इसलिए बेटा आप देखो ह्यूमंस को सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं क्योंकि वो पता नहीं सबको खा जाते हैं, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे हो। और बेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये सारे केमिकल्स जो है बेटा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये क्या है, ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते तो ये एक्युमुलेट होते रहते हैं बॉडी के अंदर, इकट्ठे होते रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं तोड़ पाती, तो इकट्ठे होते रहते हैं। समझ आया बेटा? यहाँ पे आपको एक चीज दोबारा मेंशन कर रही हूं बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी T1 के पास होती है, सबसे ज्यादा केमिकल किसके पास होते हैं, सबसे ज्यादा केमिकल सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, राइट, ये याद रखेंगे। अब बेटा दो यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो हमें डिस्कस करनी है, एक है ओजोन लेयर और उसकी डिप्लीशन और एक है वेस्ट मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं बेटा ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर क्या है, हमारे अर्थ के बाहर बहुत सारी क्या है लेयर्स हैं, और ये सारी लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है। अब बेटा ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर नाम की एक लेयर है जो कि किससे बनी हुई है, जो कि बनी हुई है ओजोन गैस से। अब सोचने वाली बात है कि इतनी सारी ओजोन गैस हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे पहुंची, तो बेटा एक्चुअली होता क्या है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो सन से आ रही यूवी रेस की वजह से क्या हो जाती है, टूट जाती है। यूवी रेस क्या करेगी, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के एटम दोनों अलग हो जाएंगे। अब बेटा क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ऑलरेडी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो बेटा ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है कहेगा प्लीज मेरे को अपने साथ जोड़ लो, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसको अपने साथ जोड़ लेती है, यानी कि प्लस O, और यहाँ पे O3 यानी कि ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन जो है इस तरीके से हो जाता है। अब ये ओजोन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओजोन लेयर नाम की एक लेयर बन गई। अभी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये खराब हो रही है तो होने दो, क्या दिक्कत है, होने दो, अरे नहीं भाई नहीं होने दे सकते, क्योंकि जो हमारे सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर करती है। ये यहाँ पे जो भी सन रेज यूवी रेज आ रही है उनको यहीं पे रोक देती है और अर्थ पे आने से, अर्थ पे नहीं आने देती। अर्थ पे आ भी गई तो क्या दिक्कत है भाई, अर्थ पे अगर आ गई तो दिक्कत ये है कि ये ओजोन लेयर जो है बेटा बहुत ही डैमेजिंग हो सकती है, इसकी वजह से बीमारियां होती हैं, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट होती है जिसको बोलते हैं, डीएनए डैमेज होता है, इम्यूनिटी कम होती है, सनबर्न हो जाते हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मरीन लाइफ मछलियां वगैरह मर जाती हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो क्या करें अब मैम, देखो बेटा प्रॉब्लम ये है कि जो ओजोन लेयर है धीरे-धीरे खराब हो रही है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमने ऐसे बहुत सारे केमिकल्स यूज करे जो हमें नहीं यूज करने चाहिए थे, और ये केमिकल्स ने जाके क्या किया, ये स्ट्रेटोस्फेयर पहुंच गए केमिकल जुड़ के,
और जाके ओजोन को डैमेज कर रहे हैं। कौन से केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको सीएफसी बोलते हैं हम, जिनको हम सीएफसी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, कुछ केमिकल्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्लोरीन से मिलकर बने होते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन आपको पता है कितने ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब बेटा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, और अगर हम बात करें एसीज में, उनके कंप्रेसर वगैरह में मतलब ज्यादातर पहले यूज होते थे रेफ्रिजरेटर्स में। ये वोलेटाइल होते हैं, यानी कि निकलते हैं और ये उड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन उड़ के ऊपर जाता है तो ऊपर सनलाइट की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट गया, इसका क्लोरीन अलग हो गया। क्लोरीन आपको पता है कितना शैतान है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्ट करता है जाके ओजोन के साथ, ओजोन को तोड़ देता है। तो ओजोन जहां से टूटती है वहां से ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। ओजोन लेयर जहां से डैमेज होगी वहां से सन की रेज, यूवी रेज आएंगी अर्थ पे और हमको बीमारियां कॉज करेंगी। तो अब क्या करें? ऑलरेडी बेटा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत बहुत पूरे दुनिया के बड़े-बड़े कंट्रीज ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम ऐसे अप्लायंसेस नहीं बनाएंगे जिनमें सीएफसी यूज होता है। सीएफसी का यूज जो है बहुत कम हो गया है और अब धीरे-धीरे हमारी ओजोन लेयर ठीक भी हो रही है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, दैट इज वेस्ट। जब हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट दो तरीके का हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर वो डिकंपोज हो सकता है तो बायोडिग्रेडेबल, अगर नहीं हो सकता तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बेटा हमारी एनवायरनमेंट के लिए सेफ माना जाता है क्योंकि कुछ टाइम बाद डिकंपोज होता है। ये डिकंपोज नहीं होता यानी कि क्या बहुत बड़ी वजह बनता है पोल्यूशन का। ये सब नेचुरल चीजें होती हैं जैसे कि वूल है, पेपर है, फ्रूट वेजिटेबल पील्स, वुड वगैरह, यानी कि डिकंपोज हो जाता है। ये क्या है बेटा? ये सब सिंथेटिक चीजें हैं, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम की कैन्स हो गए, है ना, रेडियोएक्टिव वेस्ट हो गया, ये सब चीजें, फॉइल पेपर हो गया। ये हमारे एनवायरनमेंट में बेटा कम टाइम के लिए रहती है, बाद में डिकंपोज हो जाती है। ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं और ये तो भाई डिकंपोज भी नहीं हो पाते। अगर हम इस वेस्ट को थोड़ा मैनेज करना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो भाई नेचुरल चीजों से हम क्या कर सकते हैं? कंपोस्ट बना सकते हैं, गड्ढा बनाओ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो, डिकंपोज इसका मैन्योर या कंपोस्ट बनाएंगे, कंपोस्ट हम सॉइल में डालेंगे, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी। लैंडफिल बेटा क्या कर सकते हैं? बहुत बड़े गड्ढे बनाएंगे, सारा वेस्ट उसमें डाल देंगे और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी के ऊपर घास उगा देंगे। जो भी वेस्ट होगा वो कुछ टाइम के बाद डिकंपोज होगा, जो नहीं होगा वो अंदर ही पड़ा रहेगा। एक एटलीस्ट हमने उसको सेफली डिस्पोज कर दिया। उसके अलावा बेटा कुछ ऐसा वेस्ट होता है, सॉरी, कुछ इस तरीके का वेस्ट होता है बेटा जो क्या होता है, रेड मतलब हार्मफुल हो सकता है, राइट, हार्मफुल हो सकता है बेटा कुछ वेस्ट। तो उस वेस्ट को क्या कर देते हैं बेटा? बर्न कर दिया जाता है। उसके अलावा बेटा वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको कोशिश करनी चाहिए हम वेस्ट बनाए ही ना, और अगर वेस्ट बन भी रहा है राइट तो हमें कोशिश करनी है कि हम वेस्ट को रिड्यूस करें। अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में हम ध्यान रखें कि हम रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का ध्यान रखना है। एक छोटा सा कांसेप्ट बेटा हमारे एक्टिविटी बॉक्स में दिया हुआ है अबाउट सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट। तो बेटा जो भी सीवेज वेस्ट होता है, यानी कि आपके घरों के बाथरूम्स वगैरह में आपने देखा होगा जो वेस्ट हम डेली प्रोड्यूस करते हैं, वो सब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बेटा सारे के सारे वेस्ट को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, हार्मफुल चीजों को निकाल के फिर हमारी रिवर्स में डाला जाता है। वो जो वेस्ट निकला है बेटा उसकी मदद से भी कंपोस्ट बनाया जाता है, बायोगैस बनाई जाती है, यानी कि हमने कुछ तरीके ढूंढ लिए हैं कि हम अपनी वेस्ट को मैनेज कर सकें, राइट। और आपको भी अब क्या कर लेना चाहिए? ऐसे तरीके अपनी डेली लाइफ में क्या करने चाहिए? आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। प्लास्टिक के कप्स यूज मत करो भाई, पेपर कप यूज करो। कुछ इस तरीके की चीजें आपको क्या करनी चाहिए? यूज करनी चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 10% ऑफ बायोमैग्निफिकेशन है। प्लीज इन क्वेश्चन प्रिपेयर